हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू कॉपीराइट वन शॉट ऑफ कॉपीराइट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ पार्ट बी। एंड इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ है कि ये अकेला चैप्टर 10 10 15 15 नंबर के लिए भी आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वापस से जून या दिसंबर में इसका काफी इंपॉर्टेंस रह सकता है। चैप्टर बड़ा नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर अगर आप बोलेंगे तो तीन चार टॉपिक है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं और बाकी टॉपिक से आते ही नहीं है। रियल लाइफ में भी अगर हम बात करें तो ये जो चैप्टर है ये बहुत काम का चैप्टर है। ये बहुत जगह आपको सुनने मिलता होगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक लग गया, मेरे पास कॉपीराइट है, इस पर्टिकुलर पर्सन के पास कॉपीराइट है। तो ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि एकदम अनजान शब्द हो आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 8 लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा और इसका मतलब जानते भी होंगे। गॉट इट एवरीवन। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 में से 10 को कुछ नहीं पता और मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। गॉट इट एवरीवन। चलिए, तो सबसे पहली बात तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं भैया। कॉपीराइट होता क्या है, कितने प्रकार के कॉपीराइट हैं, या आप कह सकते हैं कितने प्रकार की चीज़ों पे कॉपीराइट हो सकता है। क्या गाने पे हो सकता है, मूवी पे हो सकता है, किस पे हो सकता है। कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा और बाकी के सारे टॉपिक्स भी आज अपन कवर करेंगे। सवाल एक और आता है कि सर हमको ये नोट्स चाहिए और ये नोट्स हमको कहाँ से मिलेगा, आप बताइए बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी बच्चों, नोट्स आपको इस पर्टिकुलर बैच से मिल जाएगा। आपको जाना है और इसमें जाकर एनरोल करना है। गॉट इट एवरीवन। इस बैच में जब आप जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ मेरा ही नहीं भैया, जितने भी टीचर्स का वन शॉट होगा उन सभी टीचर्स का यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। सो काहे का टेंशन लेना जब आपके पास इतना बढ़िया बैच है। गॉट इट एवरीवन। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। कॉपीराइट क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। शुरुआत से शुरुआत करते हैं एकदम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉपीराइट होता क्या है। तो कॉपीराइट बेटा एक लीगल टर्म है, एक लीगल वर्ड है जो कि बेसिकली एक राइट बताता है। किसका राइट सर? लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क का। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिएटर, कोई अगर गाना बनाया, अभी जैसे मैं ना कल ही रॉक ऑन नाम की एक मूवी देख रहा था, आपने सुना इस मूवी के बारे में? रॉक ऑन एक मूवी है बेटा। आई थिंक हमारे इंडिया में ना बहुत कम मूवीज बनी है जो गानों पे या आर्टिस्ट के ऊपर बनी है। जैसे एक मूवी आपने देखी होगी गली बॉय। ठीक है, गली बॉय में क्या कर रहा है कि रणवीर सिंह जो है वो गाने लिख रहा है, रैपिंग कर रहा है। ठीक है, रॉक ऑन में क्या एक बैंड है जो कि क्या करता है, गाने बनाता है और फिर उसे लोगों को सुनाता है। अब आप इमेजिन करिए कोई आदमी है जिसने बहुत मेहनत से कई महीनों बैठ के अकेले में गाने को लिखा और बाद में कल को कोई आदमी आता है और उसको चुरा के ले जाता है। आपको लगता है वो अच्छी चीज है? एक इंसान जो कि महीनों बैठ के गाने लिखता है, कोई पोयम लिखता है, कोई मूवी बनाता है और फिर उसे कोई और चुरा के ले जाए, क्या ये सही है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी मूवीज में से एक है बेटा ईटी। ईटी के बारे में पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्कूल्स में ना मूवी नहीं दिखाता है सच उतना। लेकिन बाहर के देशों में ना हर हफ्ते एक मूवी दिखाया जाता है जो कि बच्चों के लिए अच्छी हो। तो उसी का नाम है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल करके, ईटी करके मूवी है, बच्चों की मूवी है। इसी मूवी को कॉपी करके हमारे इंडिया में बनाया गया था, कोई मिल गया, जो कि बाद में क्रिश बन गया। है ना, जादू जादू। वो इसी हॉलीवुड मूवी से आया है। और हॉलीवुड वालों को हमने, ये मूवी आई थी 1982 में और कोई मिल गया आया था कुछ 2000 समथिंग में, 2006 7 समथिंग में आया था। तो ये कुछ हमने वहां से कॉपी कर लिया। लेकिन ये बहुत कम लोग को मालूम है कि ये जो हॉलीवुड वाली मूवी थी, ये एक्चुअली एक बंगाली राइटर और डायरेक्टर ने एक्चुअली सबसे पहले लिखी थी। और उन्होंने स्टीवन स्पिलबर्ग को बताई थी, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं वो। और वो बंगाली और इंडियन बोलना चाहिए मुझे, इनफैक्ट बंगाली इंडियन राइटर डायरेक्टर का नाम था सत्यजीत रे। और सत्यजीत रे एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी है हमारे इंडिया के जिनको बेटा घर में आकर ऑस्कर वालों ने ऑस्कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ इसी आदमी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई कि भैया इसके घर में आकर, कोलकाता में आकर ऑस्कर मिला इस आदमी को। ठीक है, बाकी लोग को तो जाना पड़ता है लेकिन इसको घर में आके दिया गया, क्यों? क्योंकि इस आदमी ने जितना हमारे देश के लिए किया है, जितना पूरे दुनिया के मूवी इंडस्ट्री के लिए किया है, उतना शायद ही किसी और ने किया होगा। लेकिन इस आदमी के वर्क को कॉपी कर लिया गया। ये आदमी बेचारा केस भी नहीं कर पाया क्योंकि उसको मालूम था कि हमारी इंडियन जुडिशरी इतनी अच्छी नहीं है कि वो जीत पाएगा। तो उसको पता था कि मैं केस भी करूंगा तो बहुत पैसे भी लग जाएंगे,
कोई मतलब नहीं है। और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी था दोनों के बीच में, तो उन्होंने केस किया ही नहीं। लेकिन आज की डेट में ना बेटा दुनिया बदल गई है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो गाने ऐसे ट्रांसफर होते हैं, ये 1982 की बात थी। कोई चीज को ट्रांसफर करने के लिए, चोरी करने के लिए भी मेहनत लगती। आज बेटा कोई गाना कोई गा रहा है, आप रिकॉर्ड कर लो फोन में। कोई गाना कहीं बच रहा है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत आसानी से आप किसी के भी काम को कॉपी कर सकते हैं। भले वो गाना हो, भले वो मूवी हो, मूवी को इलीगली डाउनलोड कर लिया जा रहा है, कुछ भी कर लिया जा रहा है। तो इसलिए ये बेटा बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को अगर करता है तो उस काम को प्रोटेक्ट करना, और वो प्रोटेक्ट करने का जो राइट देता है बेटा, कि मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगा, मेरे को उसका जो राइट है, उसी राइट को कहते हैं बेटा कॉपीराइट। क्या बोलते हैं उसको? कॉपीराइट। अब देखिए, जिसके पास भी कॉपीराइट होगा ना, वही बेटा यहाँ पे फाइनेंशियल और अदर बेनिफिट्स यहाँ पे कमाएगा। इसीलिए कॉपीराइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सत्यजीत रे के पास कॉपीराइट होता, या उनके पास हमारे जैसा कोई कंपनी सेक्रेटरी होता, तो वो ये बताते उनको, सत्यजीत रे को, कि दादा आप कॉपीराइट करा लो। अगर आप कॉपीराइट करा लोगे ना, दुनिया का कोई आदमी आपसे ये जो आपका मूवी का आइडिया नहीं है, आपसे छीन नहीं पाएगा। पर सत्यजीत रे के समय पे कहाँ कंपनी सेक्रेटरी इतने हुआ करते थे। कंपनी सेक्रेटरी का एक्ट ही बना 1980 में। लेकिन अगर कोई ऐसा होता, या कोई लॉयर होता, तो शायद सत्यजीत रे का ये जो काम है, हमारे इंडियन आदमी का जो काम है, वो हमारे इंडिया में ही होता, और पूरा दुनिया ये बोलता कि देखो एक इंडियन आदमी ने क्या मूवी बनाया। गॉट इट एवरीवन? तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज हमारे बॉलीवुड की, या आज हमारे देश के मूवी इंडस्ट्री की देखिए इतनी खराब हालत हो गई है कि शायद ही कोई मूवी होगी जो हमने कॉपी नहीं की होगी। पिछले 10 साल में जो भी हिट मूवी आप देखेंगे, लगभग लगभग मूवीज जो है वो कहीं ना कहीं से या तो कॉपीड है या तो इंस्पायर्ड है। बहुत कम मूवी ऐसी होगी जो एकदम ओरिजिनल है। जैसे बाहुबली मूवी के ऊपर भी आरोप लगा था कि उन्होंने लायन किंग करके एक जो मूवी है, उसके जो बेसिक स्टोरी लाइन है उसी को कॉपी कर दिया है। ठीक है, ऐसे आप ज्यादातर मूवीज में आप देखेंगे कि कुछ इसी तरीके की चीजें हुई है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दंगल करके एक मूवी थी बेटा। दंगल मूवी जो थी ना, वो आपको पता होगा फोगाट फैमिली के ऊपर था। तो दंगल मूवी जो थी उसके ऊपर एक बुक, पहले एक्चुअली एक बुक ही थी। उस बुक को पहले क्या हुआ, ये बुक की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। वो जो बुक थी, उस बुक के ऊपर कॉपीराइट था किसी का। तो आमिर खान ने क्या किया बेटा, उस बुक की कॉपीराइट को खरीदा। समझ में आया? जिसने उस किताब को लिखी थी, उस व्यक्ति से उस किताब की कॉपीराइट को आमिर खान ने खरीद लिया, पैसे दिए। यानी इस आदमी को मिल गए बेटा पैसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 10 लाख रुपए मिले थे। तो इस आदमी को 10 लाख रुपए मिल गए इस किताब को लिखने के लिए। और देखिए अब उस मूवी के कहानी के ऊपर, उस किताब के ऊपर एक मूवी बनी दंगल नाम की, जिसने शायद 1000 करोड़ रुपीस कमाए। तो यहाँ पे दोनों लोगों को फायदा हो गया। आमिर खान ने कॉपी नहीं किया। आमिर खान ने, जिसके पास कॉपीराइट था, किताब लिखोगे, गाना लिखोगे, मूवी लिखोगे, आप कॉपीराइट करा लो। आपने एक बार कॉपीराइट करा लिया तो कोई आपसे उसको छीन नहीं सकता, कोई आपका उस चीज को कॉपी नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता। आप बल्कि पैसे कमा सकते हैं। जैसे इस आदमी ने किताब लिखी, आमिर खान ने उस किताब को पढ़ा, या किसी ने बोला होगा कि देखो ये किताब बड़ी अच्छी है, तो आमिर खान ने देखा, बोला अरे हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, चलो इसके ऊपर मूवी बनाते हैं। इस आदमी को देखो बैठे बैठे 10 लाख रुपए मिल गए। समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? और उसी कहानी पे हमारे इंडिया में मूवी बनी तो 1000 करोड़ भी कमा ली, तो आमिर खान को भी फायदा हो गया। तो इस तरीके से बेटा कॉपीराइट को बेचकर मैं अपना फाइनेंशियल बेनिफिट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ बेटा? फाइनेंशियल बेनिफिट कर सकता हूँ। यानी किसी और के वर्क को, सॉरी, चुराना नहीं है। और अगर चुराएंगे तो जिसने क्रिएट किया है, क्रिएटर आपके ऊपर केस कर सकता है। जो क्रिएटर है वो किसी को अपना कॉपीराइट बेच भी सकता है। आमिर खान का ही नाम लिया तो एक और मूवी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी उनकी एक और मूवी आई थी जो बहुत गंदे से फ्लॉप हो गई थी। उसमें वो सरदार जी बने थे, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा। अम, ठीक है, मैं तो नाम भूल गया हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वो नाम क्या है। सरदार जी बने थे उस मूवी में वो। और वो जो मूवी थी बेटा, वो भी एक हॉलीवुड मूवी पहले बनी थी जिसका नाम था, अ, मैं उसका नाम भी भूल गया। हाँ, याद आ गया, याद आ गया, फॉरेस्ट गंप। फॉरेस्ट गंप करके था। तो फॉरेस्ट गंप मूवी वाले जो उन्होंने मूवी बनाई ना, उसी को देखकर इन्होंने ये मूवी बनाई आमिर खान ने। अब आमिर खान ने यहाँ पे भी क्या किया बेटा, जो फॉरेस्ट गंप जिन्होंने ओरिजिनल जो मूवी बनाई थी उनको पैसा दिया, और फिर बोला कि अब मेरे पास ये राइट है, आप मुझे असाइन कर दो कॉपीराइट। क्या वर्ड इस्तेमाल किया मैंने? असाइन कर दो कॉपीराइट, या मुझे ये कॉपीराइट दे दो। अब मैं आपके वर्क को लीगल तरीके से यहाँ पे बना सकता हूँ या चला सकता हूँ, जो भी चाहे मैं उसमें कर सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आई? तो आप किसी को पैसा देकर उसके वर्क को
खरीद सकते हैं। तो सामने वाले ने यहाँ पे क्या किया बेटा, कॉपीराइट को असाइन कर दिया। कॉपीराइट को क्या कर दिया, असाइन। देखिए मैंने 10 मिनट लिया आपको, लेकिन 10 मिनट के अंदर मैंने रियल लाइफ की 3-4 बातें आपको बता दी। साथ ही साथ कॉपीराइट कितना ज़रूरी है, कॉपीराइट में क्या होता है, क्रिएटर को क्या क्या फ़ायदे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैंने आपको सेक्शन नंबर 13 भी यहाँ पे समझा दिया, जो कि आपको रियलाइज़ नहीं हुआ होगा। सेक्शन नंबर 13 ही ये बात करता है कि कॉपीराइट आप किस किस चीज़ों पे ले सकते हैं। सबसे पहला है बेटा लिटरेरी वर्क। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको, दंगल नाम की एक पहले बुक आई, बुक बुक का नाम शायद कुछ और होगा, लेकिन उसके ऊपर दंगल मूवी बनी। उस बुक को कॉपीराइट हो सकता है। आपने कोई पोयम लिखा, उसका कॉपीराइट हो सकता है। आपने कोई प्ले लिखा, जैसे रामायण होता है ना, जो ड्रामास होते हैं, आप उसको लिखे, उसका कॉपीराइट हो सकता है। न्यूज़पेपर का कॉपीराइट हो सकता है। आर्टिकल्स का कॉपीराइट हो सकता है कि मैंने उस आर्टिकल को लिखा है। कंप्यूटर प्रोग्राम का कॉपीराइट होता है बेटा। कंप्यूटर प्रोग्राम का पेटेंट नहीं होता। मैंने पेटेंट वाला जो वीडियो अपलोड किया ना, उसको देखिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन भी कराया मैंने, जहाँ पे एग्जाम में आया था कि कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर पेटेंट हो सकता है क्या। नहीं सर, नहीं। कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर कॉपीराइट होता है। कोई मूवी आपने बनाया, जैसे फॉरेस्ट गंप मूवी थी, उसके ऊपर कॉपीराइट था, आमिर खान ने उसको खरीद लिया। कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन यानी कोई म्यूजिक अगर आप बनाओगे तो कॉपीराइट हो सकता है। कोरियोग्राफी पे कॉपीराइट हो सकता है। आर्टिस्टिक वर्क जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, स्कल्पचर यानी मूर्ति, इसके ऊपर भी कॉपीराइट हो सकता है। आर्किटेक्चर के ऊपर कॉपीराइट हो सकता है। एडवर्टीजमेंट, मैप, टेक्निकल ड्राइंग पे भी कॉपीराइट हो सकता है। अब जैसा कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो अच्छा, पेप्सी का जो लोगो है, लोगो पे ट्रेडमार्क होगा बेटा। ट्रेडमार्क का भी वन शॉट अपलोडेड है, देख लेना। लोगो पे ट्रेडमार्क होगा, लेकिन उसका जो एड बन रहा है बेटा, एड, उस एड में सलमान खान आएगा, हेलीकॉप्टर से कूदेगा, अक्षय कुमार आएगा, पानी में कूद जाएगा, ये जो है, ये इसके ऊपर क्या रहेगा बेटा, कॉपीराइट। क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक चीज है। पेंटिंग के ऊपर, ये मोनालिसा की पेंटिंग है, शायद आपने देखा होगा, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग इसे मानी जाती है, ठीक है। छोटा मोटा देश आप इससे खरीद सकते हैं, इतनी महंगी पेंटिंग है, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची ने लिखा, उसके पास कॉपीराइट। म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, कॉपीराइट, ठीक है। किसका राइट यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है बेटा, ऑथर का राइट। किसका राइट, ऑथर। ऑथर का मतलब क्या है, जिसने उस काम को क्रिएट किया है, उसको बोलेंगे यहाँ पे ऑथर। फर्स्ट ओनर को यहाँ पे कॉपीराइट मिलता है। अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपने कुछ क्रिएट किया है, तो जो एम्प्लॉयर होगा, एम्प्लॉयर को यहाँ पे कॉपीराइट मिलेगा। अब ऑथर कौन कौन होता है बेटा, तो अगर आपने किताब लिखी, तो जो किताब लिख रहा है वो ऑथर माना जाएगा। कोई म्यूजिकल है, तो उसका जो कंपोजर होगा, कंपोजर यानी जो पूरे गाने को बनाता है, जैसे ए आर रहमान कंपोजर है, अनु मलिक कंपोजर है, तो इन लोगों को मिलेगा उसका, ठीक है। जैसे मैं आपको अनु मलिक का नाम लिया, तो अनु मलिक तो बहुत बड़ा चोर है। उसने तो इतनी गाने चोरी किए हैं हॉलीवुड के, मैं आपको क्या बताऊं। एक गाना आपने सुना होगा, ये काली काली आंखें, टुरुरु टुरुरु। ये जो गाना है बेटा, ये अनु मलिक का कॉपीड गाना है, ये हॉलीवुड का गाना है, उसको उन्होंने सीधा उठा लिया। सिनेमेटोग्राफ, सिनेमेटोग्राफ का मतलब होता है मूवीज। तो मूवीज के ऊपर जो प्रोड्यूसर है, जो पैसा लगाता है, उसका कॉपीराइट होगा। जैसे शाहरुख खान की मूवी को शाहरुख खान ही प्रोड्यूस करता है, तो शाहरुख खान के पास उसका कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग को भी जो प्रोड्यूसर कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई गाना आपने सुना, तो अगर टी सीरीज ने अगर उसका साउंड रिकॉर्डिंग, समझते हैं दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो साउंड रिकॉर्डिंग जैसे टी सीरीज कर रहा होगा, तो टी सीरीज के पास उसका क्या आ जाएगा, कॉपीराइट। गॉट इट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के ऊपर फोटोग्राफर का, तो इनका नाम आप लोग को याद रखना है बेटा, यही ऑथर का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है प्यारे प्यारे बच्चों, ऑथर का डेफिनेशन। तो अभी तक हम लोगों ने कॉपीराइट का डेफिनेशन पढ़ लिया। कॉपीराइट किन किन चीजों के ऊपर होता है, वो सेक्शन नंबर 13 में दिया हुआ है, वो भी हमने पढ़ लिया। और अब अपन आगे आते हैं, ये समझेंगे कि कॉपीराइट जरूरी क्यों है, वाई इट इज नीडेड। तो देखिए फायदा क्या है, कि आपके क्रिएटिव वर्क, आपने कोई काम किया, आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे आमिर खान ने दिया ना, लोगों को पैसा दिया कि मुझे तुम्हारी मूवी अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ कि उसे इंडिया में बनाऊं, लो पैसा लो। तुम्हारी बुक अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ इस बुक के ऊपर मूवी बनाऊं, लो पैसा लो। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटर, अगर कोई मेरे काम को चुराएगा तो मैं केस कर सकता हूँ, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ओनली, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, छोड़ो, इसको मत याद रखो। दुनिया का सबसे पहला कॉपीराइट 1710 में आया था इंग्लैंड में, ठीक है। फिर अमेरिका का, इंडिया का। इंडिया में भी कॉपीराइट बहुत समय से चलते आ रहे हैं। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर का टाइम था, उस समय से पेटेंट कॉपीराइट सब चलते आ रहा है। पेटेंट 1912, कॉपीराइट 1914। तो इंडिया में कॉपीराइट बहुत पहले से चलता आ रहा है। और आज़ादी के बाद 1958 के अंदर हमने इस एक्ट को बनाया, अमेंडमेंट भी हुए। 1983, 84, 92, 94, 99, कई बार अमेंडमेंट भी हुए हैं, ठीक है। इसके बाद रेमेडीज प्रोवाइड किए जाते हैं बेटा, सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी। आगे इनफैक्ट हमारे बुक ने एक और जोड़ा है बेटा, बॉर्डर एनफोर्समेंट। तो 3 प्रकार की रेमेडी हमारे बुक के अंदर दिया हुआ है, हम लोग भी 3 प्रकार की रेमेडीज को पढ़ेंगे, ठीक है।
तीन प्रकार के राइट हमारे इस कॉपीराइट एक्ट के अंदर आ जाता है बेटा। एक स्टैट्यूटरी राइट आता है। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब क्या है कि आपके पास उस चीज का लीगल राइट होगा, आप लीगल मालिक होंगे। जैसे इस कैलकुलेटर को जब मैं खरीदता हूँ तो इसका मालिक कौन हो जाता हूँ मैं। आई हैव द लीगल राइट। कोई और आके मुझसे इसका पोजीशन ओनरशिप ले सकता है क्या? नहीं, बिकॉज आई हैव द लीगल राइट। अच्छा, मैं अगर चाहूँ तो इसे OLX में बेच के पैसा कमा सकता हूँ क्या? हाँ सर, आप OLX में बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो आई हैव इकोनॉमिक राइट, मुझे पैसा कमाने का राइट है। मान लेते हैं मैंने कोई मूवी में काम किया। मूवी जब निकली तो उन्होंने मेरे ना बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया, और मेरे सीन्स को कट करके मेरे सीन पे कुछ गंदा गंदा कुछ डबिंग कर दिया, कुछ कर दिया, जिससे ना मेरी इमेज खराब हो रही है, मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है। तो क्या मैं उस कंपनी के ऊपर केस कर सकता हूँ? द आंसर इज यस, मेरे पास मॉरल राइट है। क्या है मेरे पास? मॉरल राइट। यानी अगर आप किसी प्रकार से, मैं जिस भी चीज में काम किया हूं उस चीज को अगर आप अमेंड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे मेरा रेपुटेशन पे बात आ जाता है, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव अ मॉरल राइट। बिकॉज आई हैव अ मॉरल राइट। इनको मैं डिटेल में लिखाऊंगा, चिंता मत करो। अभी मैं आपको एक बार बस गो थ्रू करा रहा हूं हर चीज से। स्टैट्यूटरी राइट का मतलब क्या है? इट प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव लीगल और स्टैट्यूटरी राइट टू द ओरिजिनल ऑथर फॉर क्रिएशन ऑफ वर्क। इट इम्पोजेस नेगेटिव ड्यूटी, यानी मैं प्रोहिबिट कर सकता हूँ किसी और को मेरे काम को इस्तेमाल करने से, मेरे काम से किसी प्रकार से बेनिफिट करने से, विदाउट माई कंसेंट। मैं आपको अलाउ करूंगा, ऑब्वियसली आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। उसके बिना आप मेरे अलावा कोई और मेरी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इकोनॉमिक राइट यानी मेरे को फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेगा, रॉयल्टी मेरे को मिलेगा। रणबीर कपूर ने कभी इंटरव्यू में कहा था, अम, अ, कौन सा इंटरव्यू तो मैं तो भूल गया हूँ, ये AIB करके एक चैनल हुआ करता था, उसमें तन्मय भट्ट वगैरह जो है ना, आपने नाम सुना होगा, उनके साथ एक इंटरव्यू है रणबीर कपूर का। उसमें उसने बहुत अच्छे से चीज बताया कि मेरे जो दादाजी हैं, मेरे दादाजी ने एक मूवी बनाई, मेरा नाम जोकर। उस मूवी को आज भी लोग यूट्यूब में देखते हैं, आज भी लोग टीवी में देखते हैं, और जब भी उसको देखते हैं उसके वजह से आज भी हमारे घर में चेक आ रहा है, उसका पैसा हमको मिल रहा है। इसको बोलते हैं बेटा रॉयल्टी। समझ में आया? तो कोई किताब है, जैसे JK रोलिंग का नाम आपने सुना होगा, ये हैरी पॉटर लिखी है। तो JK रोलिंग ने क्या किया, अपनी किताब लिख के एक पब्लिशर को दे दिया। पब्लिशर वो होता है जो उसको छाप के मार्केट में बेचता है। पब्लिशर मान लो उसको अगर 500 रुपए में बेचता है, तो एक परसेंटेज लोग फिक्स कर लेते हैं कि इतना पैसा हम JK रोलिंग को देंगे। तो उसका हर 100 रुपए मान लीजिए JK रोलिंग को आ रहा है। तो हर किताब बिक रही है, फिर JK रोलिंग को 100 रुपए आ रहा है। 10 किताब बिक गई, 1000 रुपए आ गया। 100 किताब बिक गई, 10,000 रुपए आ गया। ऐसे JK रोलिंग को बढ़िया पैसे मिलते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं रॉयल्टी। यानी जितना आपका बुक बिकेगा उसका एक परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, उतना पैसा ऑथर को देते रहते हैं। आगे आ जाते हैं। इकोनॉमिक राइट के अंदर बहुत सारे राइट आते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मॉरल राइट का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्रिएटर के वर्क को यहाँ पे अपन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मॉरल राइट ग्रांट्स एन ऑथर द राइट टू हैव हिज नेम केप्ट ऑन द वर्क फॉर एवर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डिस्टॉर्शन और मॉडिफिकेशन। किसी भी प्रकार से बेटा आप मेरे रेपुटेशन को यहाँ डैमेज नहीं कर सकते। आपने कोई भी चीज चेंज की जिससे कि मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव अ मॉरल राइट। बिकॉज आई हैव व्हाट बेटा? मॉरल राइट। नाउ द थिंग इज, कितने साल के लिए कॉपीराइट रहता है? तो बोल रहा है कॉपीराइट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जो सेक्शन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है मे बी रजिस्टर्ड। क्या लिखा है बेटा? मे बी रजिस्टर्ड। तो आप उसको मे बी रजिस्टर्ड, यानी कि आपको कराना है रजिस्ट्रेशन तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। यहाँ पे बोला गया है कि अगर लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क अगर है तो पूरे लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ 60 साल फ्रॉम द डेथ ऑफ ऑथर। रणबीर कपूर को चेक क्यों मिल रहा है? दादाजी तो उसके मर गए हैं। दादाजी की जब डेथ हुई वहां से 60 साल तक और पैसा मिलेगा, और उनके पास कॉपीराइट रहेगा। सोच के देखिए कितना बढ़िया है। रणबीर कपूर के पापा ऋषि कपूर, ऋषि कपूर के पापा राज कपूर, राज कपूर ने जो काम किया वो काम करके वो मर गए। मरने के भी 60 साल तक कॉपीराइट रहने वाला है। यानी कि भैया कॉपीराइट के जितने फायदे होंगे, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक राइट भी पढ़ा, मॉरल राइट भी पढ़ा, वो सारा राइट उनके मरने के 60 साल के बाद भी रहेगा। सोचिए कितना अच्छा है कॉपीराइट। हमने पेटेंट पढ़ा, वहाँ 20 साल है। हमने ट्रेडमार्क पढ़ा, वहाँ पे 10 साल के बाद रिन्यूअल है, लेकिन आप उसको जिंदगी भर तक रख सकते हैं वैसे। हम डिजाइन पढ़ेंगे, वहाँ पे 10 + 5 ईयर्स है, ऑलरेडी वन शॉट उसका भी डला हुआ है। GI हमने पढ़ा। लेकिन आप कॉपीराइट को देखोगे तो क्या बढ़िया है यार, मरने के बाद भी आपके पास राइट है। ऐसा कहाँ होता है आमतौर पे, जनरली ऐसे नहीं होते। तो ये काफी अच्छा है। वैसे इसके टर्म के अंदर एक दो चीजें और भी आएंगी, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मल्टीपल ऑथर है, तो फिर जो भी ऑथर सबसे लास्ट मरा वहां से 60 साल। जैसे कई किताबें हैं जो कि ना लोगों ने मिलकर लिखी है, 3-4 लोगों ने मिलकर लिखी है। जैसे किताब अमेरिका में बहुत फेमस है,
चिकन सूप फॉर द सोल। यहाँ पे ये मत समझिएगा ये कोई रेसिपी की किताब है। ये एक ऐसी किताब है जहाँ पे अलग अलग लोग आकर अपनी अपनी कहानियां बताते हैं या अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं, और उसका कंपाइलेशन करके एक बुक को रिलीज किया जाता है। इसके 4-5 ऑथर होते हैं हमेशा, ठीक है, कम से कम 4-5 लोग मिलकर लिखते हैं इसको। तो वहां पे 4-5 लोग हैं, तो उसमें से जो आखिरी में मरेगा वहां से 60 साल तक रहेगा। एनोनिमस और सुडोनिमस वर्क, एनोनिमस वर्क का मतलब है जिसका अज्ञात वर्क, जिसका किसी बारे में पता ही नहीं है कि इसको लिखा किसने। कई सारी किताबें हैं जिसमें ना लोगों को पता ही नहीं कि इस किताब को लिखा किसने। मूवी में तो ऑब्वियसली लोगों को पता रहता है, गाने में पता रहता है, लेकिन बहुत सारे पोयम्स हैं जो कि घूम गया है, अब पता नहीं पोयम है हमारे पास लेकिन इसको लिखा किसने नहीं पता। क्लियर हुआ? तो उसको बोलते हैं एनोनिमस वर्क। कई बार ना लोग अपनी जानबूझकर आइडेंटिटी को छुपा देते हैं। ठीक है, मैं नाम तो नहीं ले सकता अभी यहाँ पे, लेकिन एक गाना है, ठीक है, आमतौर पे जो यंग लोग हैं उन्होंने सुना होगा। वो थोड़ा वल्गर गाना है, और उसका जो गाना है उसका लेट वी से ही चालू होता है उसका नाम। अब वो गाने को भी एक्चुअली एग्जैक्टली किसने लिखा है ये किसी को नहीं पता, किसी राइटर ने या सिंगर ने क्लेम नहीं किया है कि मैंने लिखा है। तो वो भी क्या हो गया, एनोनिमस वर्क। उस वर्क पे भी कॉपीराइट है 60 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब वो रिलीज हुआ गाना वहां से 60 साल। क्लियर हुआ? वैसे 60 साल गिनने का पीरियड कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वो गाना आया 2026 में, गाना रिलीज कब हुआ, 2026 में। तो 2026 से काउंटिंग चालू नहीं होती, काउंटिंग चालू होती 2027 से 60 साल। तो 60 साल कब खत्म हो रहा है, 2087 में। तो 2087 तक आपके पास इसका क्या रहेगा, कॉपीराइट। सुडोनिमस वर्क का मतलब होता है जनरली जैसे स्टेज नेम वगैरह रखते हैं ना, जैसे बादशाह है। अरे मम्मी पापा ने थोड़ी ना बादशाह नाम रखा होगा, उसका असली नाम तो कुछ और रहा होगा। ठीक है, फिर अभी मैंने एक नेजी करके कुछ सुना है नाम। ऐसे कुछ कुछ लोग के नाम रहते हैं। अब ये सब स्टेज नेम है। सबको पता है कि असली आदमी कौन है, एक है आदमी, लेकिन उसका असली नाम से वो नहीं लिखता। वो काम वो असली नाम से नहीं करता, वो काम दूसरे नाम से करता है। इसको बोलते हैं फिडोनिमस वर्क। जैसे आजकल बच्चे बनाते हैं ना, इंस्टाग्राम में उनका असली नाम है मान लो जैसे अनु कुमारी, लेकिन उन्होंने नाम क्या बनाया है, एंजल ऑफ डेथ। ठीक है। तो इस तरीके से नाम रखने को बोलते हैं फिडोनिमस वर्क। तो ये भी 60 साल फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मान लो अनु कुमारी ने कोई किताब लिखी एंजल ऑफ डेथ के नाम से, तो जब वो किताब रिलीज होगी वहां से 60 साल। कोई फोटोग्राफ है, सिनेमा है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, तो उसका 60 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन। अगर कोई अप्लाइड आर्ट है या फोटोग्राफिक वर्क है, तो मिनिमम टर्म जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका, 25 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। ये आखिरी वाला आप वैसे नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। क्या आप कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ज़्यादातर कंट्री में बेटा बर्ने कन्वेंशन चलता है, उसके वजह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बोला है कि आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने से आपको ना फायदा बहुत मिलता है, क्योंकि आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है तो ये आपके पास एक लीगल राइट, आपके पास एक प्रूफ है कि भैया इसका मालिक मैं हूँ। आपके अलावा अगर कोई और अगर इसको यूज कर रहा होगा तो आप इसके ऊपर केस कर पाएंगे, वो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। अगर आपको बेचना होगा तो आप असाइन कर पाएंगे, तो वो भी आसान होगा आपके लिए। बर्ने कन्वेंशन में लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट नीडेड, ऑटोमेटिक हो जाता है, ये भी हमारे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। और रजिस्ट्रेशन जो है वो एक प्राइमा फेसी, प्राइमा फैक्ट नहीं, प्राइमा फेसी एविडेंस बनता है। प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब ये हो जाता है कि भैया सबसे पहले अगर आप कोर्ट में जाके दिखा दो कि हमने लिया था, तो आप आपके नाम पे हो जाएगा। कॉपीराइट का ऑफिस इस तरीके का दिखता है, ये आपका पूरा वो है, पेज है, देखो ये रियल पेज है जो यहाँ पे है आपके पास। आप यहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपके पास कॉपीराइट होगा बेटा तो इस प्रकार का सिंबल आपकी चीज के ऊपर लग जाएगा। एनीवन हु क्लेम्स कॉपीराइट कैन यूज इट, जिसके पास कॉपीराइट है वो यूज कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा कॉपीराइट आपके पास रहे तो ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट और ऐसे सी के पास ऐसा सर्कल कर देते हैं। असाइनमेंट क्या होता है बेटा, असाइनमेंट का मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि आमिर खान ने कोई मूवी देखी, मूवी अच्छा लगा, उन्होंने बोला इंडिया में भी बनना चाहिए, तो वो क्या करेंगे बेटा, उस सामने वाले से खरीद लेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो जिसने मूवी बनाई वो मूवी वाला असाइन करेगा, यानी बेचेगा आमिर खान को, या तो पूरा का पूरा वर्क बेच देगा, या तो बोलेगा कि नहीं मैं आपको पूरा वर्क नहीं बेचना चाहता हूं, आप इस मूवी के काम करो, आधे सीन रख लो, ये सारे सीन रख लो, ये दो सीन आप कॉपी मत करना, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, आप ये दो सीन कॉपी मत करना। तो ये पार्शली भी किया जा सकता है, यानी कुछ पार्ट भी किया जा सकता है। जनरली बेटा कॉपीराइट 5 साल के लिए रहता है, यानी आप 5 साल के पहले बेटा रिवोक नहीं कर सकते। 5 साल के पहले रिवोक करना अलाउड नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? यानी सामने वाला बेटा 5 साल के पहले आपसे असाइनमेंट कैंसिल नहीं कर सकता। आमिर खान ने आज अगर असाइनमेंट खरीद लिया आपसे, तो 5 साल तक रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल।
Moral rights are independent which will remain with him even after the assignment of copyright. Moral right हमेशा ही रहेगा, यानी मान लो आमिर खान ने उस मूवी का कॉपी किया और कॉपी करके उस मूवी को एकदम बिगाड़ दिया, उसके सारे एक्टर्स का इमेज, कैरेक्टर्स का इमेज सारा खराब कर दिया, तो वो आमिर खान के ऊपर केस कर सकते हैं। यानी आमिर खान ने उनको खरीद लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी छवि बिगाड़ दे, उनका इमेज बिगाड़ दे, ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ? अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है बेटा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, यानी कि जब आप किसी और का कॉपीराइट कॉपी कर लोगे, यूज कर लोगे या उससे कोई चीज बना दोगे, तो उसे अपन बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट। जैसे हमारे देश में ना ज्यादातर जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने दूसरों के गाने, हॉलीवुड के गानों को या बॉलीवुड साउथ के गानों को या पाकिस्तान के गाने को हमने ज्यादातर छापा ही है। तो इसी छापने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इन्फ्रिंजमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इन्फ्रिंजमेंट। तो सुनने से थोड़ा बुरा लगता है कि हम ऐसे छापते रहते हैं, बट हम करें क्या? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा केसेस पड़े हुए हैं इन्फ्रिंजमेंट के, कि कोई मूवी का सीन है उसको एज इट इज कॉपी कर दिया बिना पूछे, बिना पैसे दिए सामने वाले को, तो उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? इन्फ्रिंजमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक मूवी आई थी कंगना रनावत की। उस मूवी में उसने ना एक हंटर का रोल प्ले किया था, और हंटर का उसने जो रोल प्ले किया था ना, वो एक ऑलरेडी रियल लाइफ पर्सन थी। उसे बिना पूछे उसे बिना पूछे उसकी पूरी कहानी को कॉपी कर दिया। मूवी का नाम था रंगून। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा शाहिद कपूर के ऊपर, सैफ अली खान के ऊपर और कंगना रनौत के ऊपर केस हो गया था। गॉट इट एवरीवन? तो इस तरीके से होते रहता है जब भी आप किसी और की चीज को क्या कर देते हैं बेटा? कॉपी कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर हम लोग यहाँ पे देखिए क्या बोले मीनिंग, परफॉर्मिंग पब्लिकली विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। हमने सामने वाले कॉपीराइट ओनर से पूछा ही नहीं, जिसने एक्चुअली वर्क को बनाया है, हमने उससे पूछा ही नहीं, और विदाउट कंसेंट हमने उसकी चीज को क्या कर लिया बेटा? पब्लिक में दिखा दिया, पब्लिक में परफॉर्म कर दिया। इससे ऑब्वियसली किसी प्रकार का आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, तो हम उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मूवी का कॉपी तो किया, लेकिन मूवी का कॉपी करके मैंने उसको खुद ही देखा या अपने दोस्तों को ही दिखाया और उनसे पैसा भी नहीं लिया, तो फिर वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन नंबर 51 के अंदर बेटा लिखा हुआ है कि इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, और उसका एक्सेप्शन दिया हुआ है बेटा सेक्शन नंबर 52 में। किसके अंदर बेटा? 52 में। तो दोनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्रिंजमेंट का डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया है कि बिना पूछे अगर आपने मेरे काम को इस्तेमाल कर लिया तो ये इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है सर, लेकिन उसे किसी प्रकार का फाइनेंशियल बेनिफिट भी होना चाहिए और दूसरे इंसान को नुकसान होना चाहिए, तभी हम उसे इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं 52 के एक्सेप्शन में आ जाऊंगा। एक्सेप्शन में क्या क्या बातें आती है मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगर मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं या मैं अगर उस चीज को इंपोर्ट करवाता हूं, एक्सपोर्ट करवाता हूं, तो वहां पे भी इन्फ्रिंजमेंट कहा जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? आगे आ जाइए। रिप्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंशियल पार्ट। बेटा देखो हर मूवी की ना कुछ कहानी तो सेम ही होती है, कि लड़का लड़की एक दूसरे को देखे और गाना बजने लग गया। ये तो भैया हर मूवी में, बॉलीवुड की हर मूवी में, हर रोमांटिक जगह पे है, तो उसको कॉपी करना नहीं बोलेंगे। लेकिन सब्सटेंशियल पार्ट का मतलब होता है कोई ऐसा सीन या कोई ऐसी चीज जो उसका मेन कंपोनेंट है, उसी को अगर मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं बिना पूछे, तब अपन उसे क्या बोलेंगे? इन्फ्रिंजमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? इन्फ्रिंजमेंट। अब जैसे मैंने आपको इन्फ्रिंजमेंट का मतलब समझाया, दुनिया का कोई भी टीचर इन्फ्रिंजमेंट का मतलब कुछ इसी प्रकार से समझाएगा, लेकिन मैंने आपको कंगना रनौत का एग्जाम्पल दिया और उसमें मैंने अपने तरीके से आपको कंगना रनौत वाली मूवी को समझाया। अब उसी को कोई और टीचर भी अगर कॉपी करके अपने कॉपीराइट के लेक्चर में डाल दिया, तो मैं उसके ऊपर केस को कर सकता हूं। सर आपने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, बट बेटा कॉपीराइट के अंदर, ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, तो यहाँ पे जैसे ही आपका वर्क आया वहीं से आपको कॉपीराइट मिल जाता है, आप केस वगैरह कर सकते हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना, तो आपको उसे प्रूफ करने में बड़ा आसान होगा कि ये वर्क जो है वो आप ही का वर्क है। गॉट इट एवरीवन? वरना आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर अनऑथराइज पर्सन को अगर मैं सर्कुलेट करता हूँ, यानी ऐसे लोगों को बांट देता हूँ जिन्होंने ऑथर को पैसा ही नहीं दिया है, ठीक है, तो उसे भी इन्फ्रिंजमेंट मानेंगे। एडेप्टेशन या ट्रांसलेशन अगर आप कर रहे हो, जैसे एक चैनल है गोल्ड माइन या ऐसा करके कोई चैनल है, वो चैनल क्या करता था ना, साउथ की सारी मूवी को लेता था और उसे हिंदी में डब करके रिलीज कर देता था यूट्यूब में। इतने व्यूज आते थे उसके ऊपर, इतने व्यूज आते थे, इतना लाखों करोड़ों रुपए कमाया उसने। बाद में उसके ऊपर केस हुआ कि देखो ये क्या करता है, विदाउट परमिशन
विदाउट परमिशन उसने साउथ की बहुत सारी मूवी को लाया। उसको साउथ का मूवी आता था, उसने तीन चार लोग को ऐसे हायर किया जिसको तेलुगु भी आता है, हिंदी भी आता है, तमिल भी आता है, हिंदी भी आता है, और बोला चलो अब सारे डायलॉग को अब डब करो और उसको मैं रिलीज करूंगा। और उससे लाखों करोड़ों रुपए उसने कमा लिए। गॉट इट एवरीवन। बाद में जब उसके ऊपर केस हुआ तो बाद में उसने बोला कि ठीक है, आई एम सॉरी, अब मैं उस मूवीज को हटा रहा हूँ, जिसको कंपनसेशन देना है मैं कंपनसेशन भी दूंगा, और आगे से भी मैं उन्हीं मूवीज को बनाऊंगा यूट्यूब में, उन्हीं मूवीज को डब करूंगा जिसका मुझे परमिशन रहेगा। अच्छा, रीसेल या अगर आप रेंट भी कर रहे हैं कॉपीराइटेड मटेरियल को तो उसे भी इन्फ्रिंजमेंट कहा जाएगा। आगे आ जाते हैं। रेमेडीज कितनी प्रकार की होती है, तो हमारे बुक में तीन प्रकार की रेमेडीज दी हुई है बेटा। सबसे पहला है सिविल रेमेडी, दूसरा है क्रिमिनल रेमेडी, और तीसरा है हमारे पास एन बॉर्डर एनफोर्समेंट। सिविल रेमेडी के अंदर क्या क्या आएगा? सिविल रेमेडी का मतलब है आपने सिविल केस किया, यानी नुकसान तो आपको हुआ है लेकिन शायद बहुत बड़ा नुकसान अगर आपका नहीं हुआ, तो आप सिविल रेमेडीज मांगते हैं। जैसे सबसे पहला तो इंजंक्शन। अभी तक आप अपने यूट्यूब चैनल में मान लो बिना पूछे आप दिखा रहे थे, तो उसको स्टे करो, अब से मत दिखाना अपने YouTube चैनल में। डैमेजेस, आप एक प्रकार का कंपनसेशन दो क्योंकि आपके वजह से हमारा नुकसान हुआ है। अगर आप YouTube में मूवी रिलीज नहीं करते तो लोग जाते थिएटर में देखने, लोग जाते टीवी में देखने, वहां से पैसा कमाता मैं। आपने उसे YouTube में फ्री में डाल दिया तो मुझे कंपनसेशन चाहिए। अकाउंट्स, आपने कितना प्रॉफिट कमाया बताइए, उसमें से मुझे शेयर दीजिए। डिलीवरी ऑफ इनफ्रिंजिंग कॉपी, अगर आपके पास कैसेट पड़े हुए हैं और आपके पास पेन ड्राइव पड़े हुए हैं मेरे मटेरियल के, जैसे ना पहले ऐसा होता था, पहले जो जिन फैकल्टी से मैंने पढ़ा है ना, फाइनल में, सीए फाइनल में, उन लोग 20-20 हजार का एक एक सब्जेक्ट देते थे। तो ज्यादातर बच्चे बेचारे खरीद ही नहीं पाते थे, तो एक बच्चा खरीदता था, उसको पेन ड्राइव में डालता था और बाकी सारे बच्चों को बांट देता था। तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट है। तो ये जितने पेन ड्राइव है ना, ये पेन ड्राइव को आप उससे मंगवा सकते हैं। डैमेजेस फॉर कन्वर्जन, ये जो आपने ओरिजिनल को आपने पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया, उसके वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए भी आप पैसा मांग सकते हैं। जनरली ये वाले जो केसेस होते हैं ये कहाँ पे डील होते हैं बेटा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। कहाँ पे डील होते हैं प्यारे बच्चों? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। गॉट इट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपन। क्रिमिनल रेमेडीज के अंदर अगर हम आ जाएं तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो आपका कितना है बेटा? 6 महीने से 3 साल, और फाइन जो है वो 50,000 से 2 लाख रुपए का आईएनआर, यानी कि ऑब्वियसली इंडियन रुपीज। सीजर ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज भी यहाँ पे हो सकता है, यानी कि आपके जो कॉपीज उनको अपन सीज करके लेकर आ जाएंगे और अब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और अब वो किसी और को हैंड ओवर कर देगी अथॉरिटी। गॉट इट। एक चीज इसमें और याद रखिएगा कि ये तो फर्स्ट टाइम का है। अगर आपने फिर से किया, मतलब अगर आपने सब्सिक्वेंटली किया, ये तो फर्स्ट टाइम का हो गया आपका, आपने पहली बार आपने गलती की, ये हो जाएगा। अगर सब्सिक्वेंट हुआ ना तो फिर ये आपका बढ़ जाएगा भाई। फिर सब्सिक्वेंट हुआ तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे जेल में बैठे हैं इन लोग, जेल में तो आप रहोगे ही, बस यहाँ पे 6 महीने से 3 साल की जगह अब हो जाएगा 1 साल से 3 साल। और यहाँ पे 50,000 से 2 लाख की जगह हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपए से 2 लाख। यानी अगर आप समझो तो मिनिमम आपका जो फाइन है ना वो आपका बढ़ गया, मतलब मिनिमम वाला जो है ना वो डबल हो गया। 6 महीने का 1 साल हो गया, 50,000 का 1 लाख हो गया। समझे ट्रिक बच्चों? याद, ट्रिक से याद रहता है, ऐसे याद नहीं रहता। 6 महीने से 3 साल था, अब 6 महीने का डबल 1 साल हो गया यहाँ पे सब्सिक्वेंट में। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है अगर आपने इन्फ्रिंजमेंट दूसरी बार किया, तीसरी बार किया तब। फाइन 50,000 से 2 लाख था, तो 50,000 का डबल क्या हो जाता है बेटा? 1 लाख। तो आपका जो फाइन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 लाख रुपए। क्या ये बात आपको समझ में आया? फिर एक और होता है बेटा बॉर्डर एनफोर्समेंट, वो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ। बॉर्डर एनफोर्समेंट। बॉर्डर एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? कई बार ना इलीगल तरीके से जो कॉपीज है वो बाहर से हमारे देश में मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज। तो जो इन्फ्रिंजिंग कॉपीज है ना उसका रेस्ट्रिक्शन किया जाएगा, बोला जाएगा कि नहीं आप इसको कभी भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। और बाकी की जो पेनल्टीज रहती है वो तो रहेंगी ही रहेंगी, पर मेन क्या आ जाता है यहाँ पे? रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। गॉट इट एवरीवन। कुछ लिमिटेशन और एक्सेप्शन है इन्फ्रिंजमेंट के, यानी कि ये आ जाता है बेटा सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52 एग्जाम में पहले भी आ चुका है और इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 26 दिसंबर 26 के लिए। पहला है एजुकेशनल पर्पस, यानी कि अगर मैं कोई मूवी का सीन अपनी क्लास में दिखाता हूँ और बोलता हूँ देखो कि ये जो सीन है ना इसी में हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, मैंने एक्चुअली किया भी है ऐसा। शिवाजी द बॉस की मैंने ना मूवी के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बताया हुआ है, लेकिन क्या आप उसे इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे? द आंसर इज नो, मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो भले मैं इसको टीचिंग के समय पे इस्तेमाल करता हूँ, भले मैं इसे एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन अगर मैं इसे यूज करता हूँ, या
अगर मैं उसे एज अ पार्ट ऑफ आंसर अगर मैं यूज करता हूँ, तो तीनों ही केस में बेटा वो एक्सेप्शन के अंदर कवर हो जाएगा, यानी कि तीनों ही केस में मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता, और हुआ भी तो मैं ही जीतूंगा। क्रिटिसिज्म के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो भी चल जाएगा। जैसे कि कोई मूवी है, मैंने बोला कि यार इस सीन को देखो कितना वाहियात सीन है, ऐसा कोई सीन होता है क्या, एकदम फालतू मूवी है, और ऐसा बोल के मैंने क्रिटिसाइज किया, चल जाएगा। कमेंट और रिव्यू, अगर आपने बोला कि इस मूवी में क्या अच्छा लगा, मैंने बोला अरे एक सीन है वहां पे ना, हीरो जो है वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के ऊपर कूदता है, तो मैंने तो मूवी के बारे में पब्लिक को बता दिया, लेकिन उसके बाद भी एक कमेंट था, रिव्यू था, प्लॉट रिवील था, तो कर सकते हैं। जर्नल रिपोर्टिंग का मतलब होता है बेटा, आजकल न्यूज़ में ना कुछ भी चीज़ आती है तो उसको दिखाया जाता है कि देखो ये हो रहा है। कोई बुक आई, तो उस बुक के ऊपर बोला गया कि देखो इस बुक में ऐसी बात लिखी है कि गलत बात है। अभी मैं जिनको बड़ा अपना आइडल मानता हूँ, विकास दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने भी क्या हुआ था, कुछ रामायण के बारे में बोलते बोलते उन्होंने कोई बात कही जो कि लोगों को बुरी लग गई। उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग को हर न्यूज़ मीडिया में दिखाया गया। समझ में आया? कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुडिशियल प्रोसीडिंग, उस केस के अंदर अगर कोई बात डिस्कस हुई है तो उसको भी पेपर वगैरह में छाप सकते हैं, आप बुक वगैरह में डाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ना केस स्टडीज की फाइल आती है, केस स्टडीज की बुक्स आती हैं, तो केस स्टडीज की जो बुक्स आती है ना, बहुत फेमस फेमस बुक है। ईबीसी करके एक बुक है, एसईसी करके एक बुक है, आप लोग गूगल करिएगा आपको पता चलेगा। आप लोगों ने कई बार मूवी में या कहीं पे देखा होगा ना, लॉयर के पीछे बड़ी बड़ी बहुत सारी किताबें रहती है एक जैसी, वो यही वाली किताबें रहती है। उसके अंदर ना अलग अलग कोर्ट के जो फैसले होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो दिए रहते हैं, कि अगर मेरे सामने भी ऐसा केस आया तो मैं उस केस को फिर रेफर कर सकूं। फिर रिसर्च रिसर्च करने के लिए अगर आपने उसको यूज किया है तो भी चलेगा। ठीक है। द यूजर इज एग्जाम्ड फ्रॉम सीकिंग परमिशन, अगर यूजर को एग्जाम कर दिया गया है तो भी चलेगा। अभी तक हम लोगों ने बेटा वन शॉट पेटेंट का भी डाल दिया है, हमने वन शॉट ट्रेडमार्क का भी डाल दिया है, और अभी वन शॉट कॉपीराइट का भी डल जा रहा है। अगर आपने ट्रेडमार्क और पेटेंट को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तीनों में फर्क क्या है एक बार समझते हैं। कॉपीराइट जो है बेटा ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा जैसे ही वो वर्क आएगा। ट्रेडमार्क जो है बेटा इसको आपका ब्रांड एलिमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि आपके गुड को दूसरे के गुड से क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। आपके पास एक एज रहना चाहिए दूसरे कॉम्पिटिटर से, कि मेरा प्रोडक्ट लोग जल्दी पहचान ले, जल्दी देख ले, और उसको जल्दी से जल्दी खरीदे। उसके लिए बेटा ट्रेडमार्क लिया जाता है। पेटेंट किस लिए लिया जाता है, कि जब आप कोई नया इन्वेंशन करते हो, और ये ऑटोमेटिक नहीं है, आपको जाकर अलग से लेना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? कॉपीराइट आमतौर पे कौन सी चीजों पे रहता है, बुक्स पे, लेक्चर पे, ड्रामा ड्रामा पे, म्यूजिक पे, सिनेमा यानी मूवीज पे, ड्राइंग्स पे, पेंटिंग पे, आर्किटेक्चर पे, स्कल्पचर पे, फोटोग्राफ पे, मैप पे। अगर मैं बात करूं बेटा ट्रेडमार्क की, तो ये किसी प्रकार का मार्क होगा, लोगो होगा, स्लोगन होगा, शेप होगा, कुछ भी हो सकता है, कलर हो सकता है, साउंड हो सकता है। अभी जैसे आरसीबी वालों ने उला ला 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 ले ओ इसके ऊपर लिया हुआ है, चल सकता है। पेटेंट नोवल, यानी कि एकदम न्यू होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और उसके अंदर कुछ ऐसा स्टेप होना चाहिए जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया हो, और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, कि यानी कि उसका प्रोडक्शन किया जा सके। राइट क्या रहेगा आपको कॉपीराइट के अंदर, कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें कॉपी को, आप उनके रिकॉर्ड्स बनाएं, पब्लिक को बेचे, उससे पैसा कमाएं। ट्रेडमार्क में क्या राइट है, कि आप ही उस मार्क को इस्तेमाल करेंगे, कोई और अगर यूज कर रहा होगा तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उसे मना कर सकते हैं। आप अपने ट्रेडमार्क को किसी को भी दे सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, या बेच सकते हैं। पेटेंट का मतलब है आपके पास पूरा मोनोपोली, कि आप ही उस इन्वेंशन को यूज करेंगे, आप उसको बनाएंगे, कोई और अगर आएगा तो आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, और आप उसे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कॉपीराइट में, जैसे मैंने आपको बोला जैसे ही वर्क आएगा वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्रेडमार्क की बात करूँ तो हर जगह पे आप अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हो। अगर मान लो लेकिन ट्रेडमार्क में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो भी आप केस में जाके, कोर्ट में जाके आप केस को फाइल कर सकते हैं। पेटेंट के लिए तो भैया मैंडेटरी रहता है। वैलिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर जगह पे बेटा, ज्यादातर जगह पे लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर है। तीन चार उसके एक्सेप्शन है, मैंने वो आपको ऊपर बताए हुए हैं। ट्रेडमार्क की अगर मैं बात करूं तो 10 साल है, जिसको बार बार आप रिन्यू कर सकते हैं, हर 10-10 साल में। पेटेंट में बेटा रिन्यूअल नहीं हो सकता, तो 20 साल तक रहेगा आपके पास, और 20 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई? मैंने इस तरीके से ना इस चार्ट को बनाया है कि आपको तीनों चैप्टर यहाँ पे एकदम तगड़े हो जाए, एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। सर कॉपीराइट पूरा फिनिश हो गया है क्या? द आंसर इज नो। कॉपीराइट के अंदर अभी भी कई सारी बातें बाकी हैं, और उन बातों को अब अपन करने वाले हैं, लेकिन चार्ट से, पीपीटी से जितना हो सकता था अच्छे से उतना मैंने कराने की कोशिश की है। ये नोट्स आपको मिलेगा क्या? यस सर, ये नोट्स हमको मिल जाएगा, मैंने पहले 5 मिनट में बताया हुआ है कि नोट्स कहाँ से मिलेगा, उसको एक बार देख लेना। तो जितना लिख लिया है उसके आगे बढ़ते हैं अब अपन। क्या क्या कवर कर लिया है उनको एक बार लिखते हैं, समझते हैं, और फिर आगे चलते हैं।
तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, चलिए इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये बातें तो हमको पीपीटी से एक बार देख लेनी है, और पीपीटी इतनी अच्छी बनी हुई है कि आपको कोई परेशानी भी नहीं आने वाली, ठीक है। सबसे पहले तो कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया है कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज आ जाता है कि ऑथर कौन है। तो ऑथर का डेफिनेशन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉपीराइट मिलेगा किसको, ऑथर को, तो जो ऑथर है उसी को मिलने वाला है। तीसरा हो जाता है टर्म। अब टर्म के अंदर भी आमतौर पे ओनर की जो लाइफ है प्लस 60 साल रहता है, लेकिन पॉस्थमस वर्क में, एनोनिमस वर्क में और कुछ जगहों पे अगर आप देखेंगे तो पब्लिकेशन से 60 साल को लिया गया है। अगर जॉइंट ऑथर से तो वहां पे जो भी आखिरी में मर रहा है वहां से 60 साल गिना जा रहा है। तो टर्म में भी आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। चौथा मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ड है इन्फ्रिंजमेंट, इस इन्फ्रिंजमेंट शब्द का मतलब क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट के एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट से बोला मैंने, ये भी मैंने बता दिया है आप लोग को। तो सेक्शन नंबर 52 के अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आप उस बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट को आप पढ़ नहीं सकते। तो अगर आप उस एक्सेप्शन को जितना मैंने पढ़ा है उतना भी अगर आप याद रखेंगे तो मोटा मोटी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आऊं इसके बाद अगर मैं आऊं तो मैंने आपको फिर रेमेडीज पढ़ा है कि 3 प्रकार की रेमेडीज होती हैं। एक मैंने अलग से आपको बॉर्डर एनफोर्समेंट का भी लिखा दिया, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, नोट्स बेटा आपको मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक एकदम कोई डाउट नहीं है। सातवीं चीज मैंने आपको बता दी, डिफरेंस बिटवीन, ये हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। ये डिफरेंस बिटवीन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैंने पेटेंट का भी वन शॉट दिया हुआ है, ट्रेडमार्क का भी दिया हुआ है, अभी कॉपीराइट का तीसरा दे रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के बीच में ना पढ़ता पढ़ता बच्चा ना खो जाता है कि किसमें क्या था किसमें क्या नहीं था। वो 5 मिनट सुनेगा उसको क्लियर हो जाएगा। सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। चलिए, तो अब अपन ना बाकी बातों को यहाँ पे बेटा लिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैंने और पढ़ाई है, मैं आपको बताना भूल गया। सेक्शन नंबर 13 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कॉपीराइट किन किन चीजों पे होता है, कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं जिनके ऊपर कॉपीराइट होता है। तो मैंने आपको वो पूरी लिस्ट बताई हुई है कि भैया गाने पे भी हो सकता है, मूवी पे भी हो सकता है, किन किन चीज़ों पे हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्राम पे हो सकता है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी समरी कंप्लीट होती है। अब जो आज का पहला टॉपिक हम जहां से शुरुआत करेंगे, अब ये सारे और इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो है बेटा डेफिनेशन। सर आपने ऑथर का डेफिनेशन तो बता दिया है, अब कौन सा डेफिनेशन आप बताने वाले हैं। तो बच्चों अब मैं आपको सबसे पहला डेफिनेशन बताने वाला हूँ एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अमेरिका में जो ऑस्कर करके, एकेडमी अवार्ड करके जो मिलता है ना, वहां पे बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए भी मिलता है। तो व्हाट इज एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का पहले बेसिक मतलब समझिए। एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी और सोर्स से आप जब किसी चीज को इंस्पायर होकर बनाते हैं, या उससे अगर मान लीजिए उसी से प्रेरणा लेकर अगर आप कोई और चीज बनाते हैं तो उसे बोलते हैं एडेप्टेशन। जैसे हॉलीवुड वाले ने इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई बुक लिखी जा चुकी है तो ऑब्वियसली वो बुक के ऊपर एक मूवी बनाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू वापस से किसी किताब को लिखना या कहानी को लिखना। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर, नोटबुक, इस प्रकार की कई सारी मूवीज हैं जो कि किसी ना किसी किताब से बनी है। इसी को बोलते हैं बेटा अडेप्ट करना। क्या करना बोलते हैं बेटा, अडेप्ट करना, यानी मीडियम को चेंज कर देना। पहले वो एक किताब थी, आज वो क्या बन गई, एक मूवी बन गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एडेप्टेशन। देखिए बच्चों, एडेप्टेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर कोई ड्रामेटिक वर्क को कन्वर्ट करके मैं नॉन ड्रामेटिक वर्क पे ले जाऊं, किसी किताब को कन्वर्ट करके मैं किसी ड्रामा में कर दूं, किसी किताब को कन्वर्ट करके उसका मैं एक अब्रिजमेंट कर दूं, अब्रिजमेंट वर्ड आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा, अब्रिजमेंट कर दूं, अरेंजमेंट कर दूं, किसी वर्क को, म्यूजिकल वर्क को चेंज कर दूं, जैसे आजकल रिमिक्स बनते हैं, या मैं वर्क को कोई ऑल्टर कर दूं, चेंज कर दो। जैसे आजकल कार्टून बन रहे हैं कई सारे, पहले ना जैसे मूवीज बनती थी, अब उन्हीं मूवीज के ऊपर कार्टून कार्टून बन रहा है या एनीमे बन रहा है, या कई बार एनीमे से रियल लाइफ मूवी बनती है। उनको भी अपन क्या बोलते हैं बेटा, एडेप्टेशन। जैसे जिन लोगों ने वन पीस करके एक एनीमे है वो देखा होगा, तो वन पीस पहले एक एनीमे था और अब वो क्या बन गई है, एक रियल लाइफ मूवी बन गई है जो कि नेटफ्लिक्स वालों ने बनाई है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको अपन एडेप्टेशन। तो आई होप आपको एडेप्टेशन जो वर्ड है वो आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, एक वर्क से दूसरे वर्क में कन्वर्ट करना। इट मीन्स in relation to dramatic work,
कन्वर्जन टू नॉन ड्रामेटिक वर्क। कन्वर्जन टू नॉन ड्रामेटिक वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई ड्रामा थी, अब वो ड्रामा को चेंज करके कुछ और मूवी बना दिया। जैसे मान लो, जैसे रामायण क्या है बेटा, ड्रामा है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे रामायण को भी छोड़िए, वो तो पहले कहानी थी, उससे ड्रामा बना, फिर मूवीज बनी। अ, ये जो रोमियो जूलियट है, ये रोमियो जूलियट एक्चुअली शेक्सपियर ने कोई मूवी नहीं लिखी थी। रोमियो जूलियट ने लिखा था ड्रामा। कभी आप जाइए किसी बुक स्टोर में और उनको बोलिए हमको रोमियो जूलियट देना, तो वो आपको जब रोमियो जूलियट की किताब देंगे ना, तो उसमें ऐसी कहानियां नहीं होंगी, उसमें डायलॉग्स होंगे, डायलॉग्स। तो उन्होंने ड्रामा बनाया था बेटा, ये बहुत कम लोग को पता है। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी थी, उन्होंने ड्रामा लिखा था। तो आज उसी रोमियो जूलियट जो ये है ड्रामा है, आज उसी रोमियो जूलियट से मूवीज बन गई कितनी सारी। आप देखिए गोलियों की रासलीला, रामलीला करके जो है, वो भी एक मूवी बन गई, और वो रोमियो जूलियट से इंस्पायर्ड है। कि दो एकदम कॉन्फ्लिक्टिंग फैमिलीज हैं, दोनों फैमिलीज के बीच में वॉर चल रहा है, और उनके लड़का लड़की को प्यार हो गया एक दूसरे से। उसके अंदर जो लड़का है लड़की है वो मर जाते हैं आखिर में जाकर एक दूसरे के लिए। वही कहानी यूज किया है इन्होंने। इन रिलेशन टू लिटरेरी वर्क, इन रिलेशन टू लिटरेरी वर्क, अब्रिजमेंट ऑफ द वर्क। अब्रिजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अब्रिजमेंट वर्ड का मतलब होता है बेटा, किसी कहानी में, जैसे पहले की नॉवेल्स अगर मैं आपको दिखाऊं ना, मेरे पास कई सारी नॉवल पड़ी हुई हैं। कोई मोटी नॉवल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी फिलहाल मैं कुछ समय से ये वाली किताब पढ़ रहा हूँ। अभी अगर आप देखेंगे ना, तो ये रतन टाटा के ऊपर एक किताब है, और ये किताब काफ़ी ज़्यादा मोटी है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मोटी है, अगर आप देख सकते हैं तो। ठीक है, ये आपकी स्टडी मटेरियल जितनी मोटी किताब होगी, ये मेरे करीब 4 उंगली के बराबर आ रही है। तो ये काफ़ी मोटी किताब है। अब आज के ज़माने में ना लोग इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ नहीं पाते, लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम है। अब दुनिया जो है ना, वो रील वाला ज़माने का हो चुका है, कि भैया जो बताना है 10 सेकेंड 30 सेकेंड में बताओ, वरना हमको नहीं रहना भैया। तो फिर पुराने ज़माने में जो रशियन ऑथर्स थे, रशियन जो किताब लिखते थे, उन्होंने तो भैया 1200 1300 1500 की पन्नों की किताबें लिखी हुई है। तो अब कौन उसको पढ़ेगा? तो इसलिए उसको अब्रिज कर देते हैं। अब्रिज करने का मतलब होता है कि उसमें से वैसे पार्ट को सारा हटा देते हैं जो पार्ट बहुत ज़रूरी ना हो, जिसके बिना भी कहानी समझ में आ जाए, और फिर एक छोटी सी किताब बना देते हैं। इसको भी एडेप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको भी एडेप्टेशन। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। इन केस ऑफ लिटरेरी वर्क, इन केस ऑफ लिटरेरी वर्क, कन्वर्जन टू ड्रामा। अब जैसे रामायण ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन आज उसके ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से ड्रामा करते हैं, है ना, स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। इन केस ऑफ म्यूजिकल वर्क, इन केस ऑफ म्यूजिकल वर्क, एनी रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट। जैसे आजकल रिमिक्स होते हैं गानों के। ठीक है, लड़के का गाना लड़की गा देती है, लड़की का गाना लड़के गा देते हैं, आजकल सब चल रहा है ना, कि ये वर्जन जो है लड़के का था, लड़की गाती तो ऐसा होता। ठीक है, आजकल तो वो भी बड़ा मीम चलता है ना, बाबर आजम अगर गाता तो ऐसे गाता। तो सब चल रहा है। इन रिलेशन टू एनी वर्क, in relation to any work, any rearrangement or alteration, any rearrangement or alteration। किसी भी काम में अगर आप किसी प्रकार का ऑल्टरेशन करते हैं, जैसे पेंटिंग में आपने कोई ऑल्टरेशन कर दिया, कोई मूवी में आपने किसी प्रकार का कोई कर दिया, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? अडेप्टेशन। अभी जैसे कोई मूवी आ रही है आमिर खान के बेटे की, उस मूवी को पहले शायद कोरिया में बनाया गया था। अब उस मूवी को एज इट इज उन्होंने कॉपी किया है, बस जो उस मूवी का जो एंडिंग है वो आमिर खान ने चेंज कर दिया है। तो अपन क्या बोलेंगे कि आमिर खान ने फिर उसको क्या किया है बेटा? एडेप्टेशन किया है। क्या किया है बेटा? एडेप्टेशन। क्लियर हुआ? तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे डेफिनेशन था, ऑथर ऑलरेडी हो चुका है, और दूसरा हमारा एडेप्टेशन बाकी था, वो एडेप्टेशन मैंने आपको करा दिया। सेक्शन नंबर 13 हमारा हो चुका है, वो टर्म मैंने आप लोगों को करा दिया है। इसके बाद असाइनमेंट के अंदर आ जाइए बेटा, सेक्शन नंबर 18 और 19। असाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। सेक्शन नंबर 18 और 19 को आपको हमेशा साथ में ही पढ़ना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि 18 में असाइनमेंट के बारे में बोला हुआ है, और सेक्शन नंबर 19 में मोड ऑफ असाइनमेंट के बारे में बोला है। यानी एक तरफ ये बोले कि असाइनमेंट होता क्या है, और दूसरी सेक्शन में क्या बोला हुआ है कि असाइनमेंट आप करेंगे तो करेंगे किस प्रकार से। क्या आप ओरल असाइनमेंट कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट होते हैं,
क्या वैसे ही अपन असाइनमेंट भी ओरल असाइनमेंट कर सकते हैं? और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो क्या बोला गया था कि नहीं 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 भैया, आप यहाँ पे ओरल असाइनमेंट नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न असाइनमेंट कर सकते हैं। और उसके ऊपर हमारे पास एक केस स्टडी भी था। गॉट इट एवरीवन? तो चलिए अपन इसको लिख लेते हैं। सेक्शन नंबर 18, पहले तो द ओनर ऑफ एग्जिस्टिंग, और इसको मैं आपको चलो एक बार ना स्टडी मैट से पढ़ा भी देता हूँ, आपको और अच्छा फील होगा। एग्जिस्टिंग वर्क और फ्यूचर वर्क दोनों का असाइनमेंट हो सकता है। द ओनर ऑफ अ कॉपीराइट इन एन एग्जिस्टिंग वर्क, यानी कोई काम जो हो चुका है, या प्रोस्पेक्टिव ओनर इन अ फ्यूचर वर्क, अगर कोई फ्यूचर में काम होने वाला है, उन दोनों ही वर्क का आप किसी और को असाइन कर सकते हैं, यानी पैसा लेकर आप किसी और को दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप किसी प्रकार का लिमिटेशन भी डाल सकते हैं कि देखो ये करना ये मत करना। साथ ही साथ आप पूरा का पूरा टर्म का आप कॉपीराइट असाइन कर सकते हैं, या कुछ पार्ट भी आप कर सकते हैं कि 20 साल तक ये तेरे पास रहेगा, बाकी का टाइम ये मेरे पास रहेगा। क्लियर हो गया? फ्यूचर वर्क का असाइनमेंट लेकिन तभी से शुरू होगा जब वो फ्यूचर वर्क एग्जिस्टेंस में आता है। किसी भी प्रकार का असाइनमेंट जब आप करेंगे तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि वो किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना बन जाए, यानी कि मैंने कहानी लिखी और आपने मुझे डरा धमका के उस कहानी को मुझसे छीन लिया। तो ऐसे केस में आप कोर्ट में केस कर दीजिए और बताइए कि भैया मेरे साथ तो गलत हुआ है, मेरे को एक्सप्लॉइट करके मेरे काम को उन्होंने लिया है, तो वो असाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हो गया कि 10 लाख रुपए मैं उस मूवी को बेचना चाहता हूँ किसी को, किसी ने बोला यार मूवी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी जान ज्यादा जरूरी है या मूवी ज्यादा जरूरी है? मैं बोला यार मैं आपको 10 लाख में देने को रेडी हूँ, 10 लाख दो, कहानी ले लो। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो तेरी जान लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैंने बोला ठीक है भैया, कुछ तो दोगे? उन्होंने बोला ठीक है, हम तेरे को 1,000 रुपए दे देंगे। तो ये एक तरीके का एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ बेटा, आपने मेरी कहीं ना कहीं पैसों को एक तरीके से एग्रीमेंट के अंदर छीन लिया। तो ऐसा अगर कुछ होगा जहां पे बहुत ही हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ठीक है? हार्श टर्म्स एंड कंडीशन किसके लिए? असाइनर के लिए, जो अपना काम दे रहा है सामने वाले को। अगर असाइनर के प्रति अगर हार्श टर्म्स एंड कंडीशन होगा तो कोर्ट उस चीज को देखेगा और देखकर आपके असाइनमेंट को कैंसिल कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ असाइनमेंट। क्लियर हुआ? पहले इतना पार्ट अपन लिख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, द ओनर ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क, द ओनर ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क और prospective owner of future work may assign to any person the copyright either wholly or partially, either wholly or partially, and either subject to limitations, either subject to limitations और जनरल, यानी या तो आप पूरा काम दे दो या तो उस काम को आप थोड़ा बहुत दो, थोड़ा बहुत मत दो, सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस, एंड either for full term, either for full term or part thereof। क्या सर हम भी ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे थोड़ा सा ना हाईलाइट होता है कि क्या क्या चीजें उसके अंदर है। बाकी ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि जब आप पढ़ रहे हैं ना तो तोड़ तोड़ के पढ़े कि आइदर 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 करके 3 चीजें हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होती है, या तो पूरा, या तो आधा, या तो पूरे समय के लिए, या तो आधे समय के लिए, या तो कुछ लिमिटेशन लगाएंगे या तो नहीं लगाएंगे। इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना भी यहाँ पे आसान होगा थोड़ा सा। आगे, एनी असाइनमेंट shall not be made as an exploitation to, as an exploitation to a signer, and if any such agreement is made, and if any such agreement is made, it shall be void, it shall be void। और अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर किया भी, ठीक है, असाइनमेंट का कोई ऐसा एग्रीमेंट किया भी जिससे कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको भी अपन क्या डिक्लेयर कर देंगे बेटा? वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। क्या डिक्लेयर कर देंगे? वॉइड। आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन नंबर 19,
Mode of assignment. Mode of assignment. Only written assignments are allowed. Only written assignments are allowed. Assignment may be made by author. Assignment may be made by author or duly authorized agent. Or duly authorized agent. The assignment shall contain the assignment shall contain the following: ड्यूरेशन, कितने समय के लिए असाइनमेंट किया जा रहा है, टेरिटोरियल एक्सटेंट यानी कहाँ तक असाइनमेंट किया जा रहा है, क्या आप इस वर्क को पूरे इंडिया में आप यूज कर सकते हैं, कहाँ तक आप यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट समझ गए ना बेटा, मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आमिर खान ने फॉरेस्ट गम मूवी का असाइनमेंट लिया है ना, खरीदा उसने, सामने वाला जो दे रहा है वो असाइनर है और आमिर खान कौन है, असाइनी। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड अदर कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड अदर कंसिडरेशन, एंड अदर कंसिडरेशन। डन एवरीवन। तो सेक्शन नंबर 19 हमारे यहाँ पे खत्म होता है। केस का नाम मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे ये बोला गया था कि अगर आप किसी भी प्रकार का ओरल असाइनमेंट करेंगे तो बेकार होगा। ये था के ए वेणुगोपाल शेट्टी, के ए वेणुगोपाल शेट्टी वर्सेस डॉक्टर सूर्यकांता, वर्सेस डॉक्टर सूर्यकांता। इस केस में बेटा ये डिसाइड किया गया था दैट ओरल असाइनमेंट्स आर इनवैलिड, ओरल असाइनमेंट्स आर इनवैलिड। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ओरल असाइनमेंट्स आर इनवैलिड। क्लियर हो गया। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आपको कमर्शियल कोर्ट में जाना है, जिसको एक अलग से एक्ट के अंदर बनाया जाता है। एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू असाइनमेंट, रिलेटिंग टू असाइनमेंट any dispute shall be dealt by, any dispute shall be dealt by commercial court, shall be dealt by commercial court, which is established under section, which is established, which is established under commercial court act, commercial court act 2015। तो 2015 में जो एक्ट आया था बेटा, उस एक्ट के अंदर कमर्शियल कोर्ट बनाया गया, वहीं पे सारे केसेस होंगे। इट हैज पावर टू रिवोक द असाइनमेंट, it has power to revoke the assignment on following conditions, on following conditions। पहला, terms are harsh to, terms are harsh to the assigner and 5 years has passed from assignment। तो 5 साल बेटा आपके असाइनमेंट को हो चुके हैं, और जो टर्म्स अगर वो लग रहा है कि नहीं ये तो असाइनर जो जिसको भैया असाइनमेंट करना है उसी के खिलाफ है, उसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है भैया, इसको रिवोक कर दो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि आप ही का आंसर शीट अगर आप ही को मैं दे दूं चेक करने के लिए, तो आप अपने आप को नंबर ज्यादा दोगे या कम दोगे? ऑब्वियसली ज्यादा दोगे, मेरे को तो लगता है फुल दे दोगे। क्या आप कभी कम दोगे क्या? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप कम दे रहे हो तो कुछ तो दाल में काला है ना। बिल्कुल वैसे ही यार, मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, मैं अपना काम तुमको बेच रहा हूँ, तो मैं क्यों
अपना नुकसान करा के बेचूंगा यार, लॉजिक सोचो ना। कोई आदमी कोई सामान बेचता है तो कभी अपना नुकसान कराता है क्या? कभी नहीं। तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, नोट करके एक पॉइंट लिख लेना। ये रिवोकेशन है। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कैंसिलेशन, यानी तुम्हारा असाइनमेंट फाड़ के फेंक देंगे। ये दो चीज जगह हो सकता है ना। आगे, द असाइनमेंट शैल बी लैप्स्ड, द असाइनमेंट शैल लैप्स if it has not been, if it has not been used from 1 year ऑफ असाइनमेंट। ये भी एक छोटी सी बात है। यहाँ पे लैप्स होगा बेटा। लैप्स का मतलब क्या होता है कि अगर आज मैंने तुमको असाइन किया तो काम तुम शुरू करो इसके ऊपर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 10 महीने बाद, नहीं तो 12 महीने बाद, लेकिन तब तक काम चालू कर लो भाई। काम तो शुरू करो। वरना फिर असाइनमेंट ही क्यों लिए हो? लेकर बैठने के लिए लिए हो क्या? फिर तो ये लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने का मतलब क्या होता है? अपने आप खत्म हो जाना। जैसे मेरे पास, मैं जोमेटो करते रहता हूँ मेरे घर में, तो जोमेटो वाला कुछ ना कुछ वाउचर देते रहता है, इसका वाउचर, उसका वाउचर, कभी क्रीम का वाउचर, कभी कुछ का वाउचर। लेकिन मैंने कभी वो वाउचर यूज नहीं किया है। तो वो जो वाउचर रहते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं? लैप्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? लैप्स। अब टॉपिक नंबर 3 है, जो ऑलरेडी दिसंबर 25 में पूछा जा चुका है। दिस इज बेटा कॉपीराइट लाइसेंस। इसी का एक और नाम कंपलसरी लाइसेंस भी है, जो कि अपने पेटेंट के अंदर जो पढ़ा था ना, एकदम सेम है। कॉपीराइट लाइसेंस कब दिया जाता है ये आप समझने की कोशिश करिए पहले। कई बार क्या होता है ना कि जैसे कोई वर्क है, वो इंग्लिश में है। अब हमारे देश में वो वर्क आया, इंग्लिश में ही बिक रहा है, इंग्लिश में ही बिक रहा है। लोगों को लगा कि यार इसका ना हिंदी ट्रांसलेशन भी अगर होता तो बहुत अच्छा होता। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, कभी पढ़िएगा, बड़ी अच्छी किताब है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बहुत लाइफ चेंज की है उस किताब ने। स्टीव जॉब्स की जो फेवरेट किताब है उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जब इन्होंने लिखी, परमहंस योगानंद जी ने, तो इसको लिखी इंग्लिश में उन्होंने। हिंदी में अब इसको करना था क्योंकि और लोगों को भी पढ़ना था। अब थोड़ी देर के लिए समझ लेते कि अगर ऑथर इसको हिंदी में नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारे जो हिंदी में पढ़ने वाले लोग हैं उनका तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बेटा कॉपीराइट लाइसेंस दिया जाता है कि अगर मान लीजिए वो व्यक्ति अगर हिंदी में इसे ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, तो कोई और अगर है जो काबिल है इस चीज को करने के, तो वो इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दे। कई बार कोई किताब होती है जो बहुत ही महंगे दाम में बिकती है, किसी को लगता है कि यार कोई उसको ना वर्क को थोड़ा सा चेंज करके उसे सस्ते में इंडिया में बेच सकता है, तो फिर उसको बेच दे। तो इस प्रकार से बेटा लाइसेंस दिए जाते हैं ताकि लोगों का, जनरल पब्लिक का भला हो। अगर जनरल पब्लिक का भला नहीं हो रहा है ना, फिर उस चीज को नहीं किया जाएगा। तो ये जनरली किताबों में इसलिए ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि मूवी का ऐसा कोई बहुत रेलेवेंस नहीं होता कि ये मूवी नहीं देखेंगे तो पब्लिक का बड़ा नुकसान हो जाएगा, पर किताबों में होता है। इसलिए किताबों को कई बार इस तरीके से ट्रांसलेट करने के लिए लाइसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। गॉट इट एवरीवन? चलिए अब इसके बारे में बच्चों पहले देखते हैं स्टडी मैट से, और फिर उसके नोट्स भी अपन बनाते हुए चलेंगे। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। ये आ गया लाइसेंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? द ऑथर और कॉपीराइट ओनर दोनों जनरली एक ही होते हैं। यहाँ पे उसके पास तो भैया क्रिएटिव राइट है, फिर वही बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या बन के आ जा रहा है बेटा? सेक्शन नंबर 30 बन के आ जा रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओनर के पास ये पावर है कहीं ना कहीं कि वो क्या कर सकता है? लाइसेंस दे सकता है इन राइटिंग बाय हिम और एजेंट। हाउएवर इन केस ऑफ लाइसेंस रिलेटिंग टू कॉपीराइट इन एनी फ्यूचर वर्क, इट शैल टेक इफेक्ट ओनली व्हेन द वर्क कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये काफी असाइनमेंट जैसा आपको लग रहा होगा, और आपको लग रहा होगा सर फिर दोनों में फर्क क्या है? बेटा जो लाइसेंस है ना, वो हमेशा ओनर की मर्जी से दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपको ना लॉ बोलेगा तो भी आपको देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लाइसेंस। कई बार ऐसा होगा कि गवर्नमेंट बोलेगा कि आपको देना है तो देना है भैया, अब यहाँ पे आपका कोई मर्जी वर्जी नहीं चलेगा, उसे बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंस। तो लाइसेंस यहाँ पे 3 प्रकार के हो गए। समझ में आ रही है बात आपको? इन्होंने अच्छे से लिखा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आईसीएसआई की बुक में ना इसको 3 तरीके से बताना चाहिए था कि क्या क्या होता है। तो एक तो होता है वॉलेंट्री लाइसेंस, जिसके बारे में इन्होंने अभी बताया कि ओनर के पास एक पावर है कि वो अगर चाहे तो किसी को दे सकता है। ठीक है, ये इट साउंड्स लाइक असाइनमेंट ओनली, बट देयर आर 2 मोर टाइप ऑफ लाइसेंस। दैट इज द प्रॉब्लम कि अगर मान लीजिए, अगर स्टैचू बोलता है, स्टैचू मतलब कोई लॉ बोलता है कि आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, तो भैया उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लाइसेंस।
स्टैट्यूटरी लाइसेंस, अगर गवर्नमेंट आपको बोलती है कि यार तुम तो भैया ठीक से ट्रांसलेशन कर नहीं रहे हो, या तुम तो बहुत ही अनरीजनेबल प्राइस पे अपने सामान को, अपने वर्क को बेच रहे हो, तो हम किसी थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं, इसे बोलेंगे कंपलसरी लाइसेंस। और ये जो नीचे के दो है ना, ये मन से नहीं होता, ओनर के बेमन से हो रहा है यहाँ पे। देखिए कंपलसरी लाइसेंस आ गया ना सेक्शन 31। तो 30 के अंदर कौन सा था बेटा, 30 के अंदर था वॉलेंट्री वाला, 31 के अंदर है बेटा कंपलसरी वाला। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कंप्लेंट की गई है कमर्शियल कोर्ट को कि ये जो ओनर है ना, ये पब्लिश ही नहीं करने दे रहा है, रीपब्लिश करने ही नहीं दे रहा है अपने किसी सामान को, लोग पागल हो गए बोल रहे हैं यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, लेकिन ओनर मानने को रेडी नहीं है। तो ऐसे थोड़ी चलेगा यार, पब्लिक के पास अगर कोई किताब है जो पब्लिक चाहती है कि उसको मिले, पब्लिक के भलाई भी होगी उसमें अगर वो मिलता है तो, लेकिन वो सामने वाला रिफ्यूज कर रहा है, सामने वाला कम्युनिकेट नहीं करने दे रहा है पब्लिक को, यानी पब्लिक तक जाने ही नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे बेटा कंपलसरी लाइसेंस दे दिया जाएगा। किसको, किसी थर्ड पार्टी को। तो कमर्शियल कोर्ट अब पूरी बातें सुनने के बाद, ओनर का पूरा और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जब हो जाएगा, पूरी इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद बेटा यहाँ पे बोल देगा कि आप इसे किसी और को दे दो, वो यहाँ पे उसको यूज करेगा। शेल ग्रांट द लाइसेंस टू सच पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ कमर्शियल कोर्ट आर क्वालिफाइड टू डू सो, जो इसका अच्छे से ख्याल रख पाएगा, जो इस कॉपीराइट का अच्छा इस्तेमाल कर पाएगा। तो अगर कोई अनपब्लिश्ड वर्क है बेटा, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान ने जो कि ना मर गया, किताब लिखा और फिर मर गया, ठीक है, तो अब उसके लिए किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर दिया जाएगा कि भैया तुम एक काम करो, इसका पूरा पब्लिकेशन वगैरह करो, लोगों को इसको दो। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांसलेशन के लिए काम आता है, तो ट्रांसलेशन वाला पॉइंट है। Before making an application, the applicant shall publish his proposal in one daily newspaper of English language having circulation in major part of the country and in the translation of एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एक बात बतानी पड़ेगी कि देखो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये काम दो, और ये बात उसको बतानी पड़ेगी पूरे न्यूज़पेपर के थ्रू। एवरी सच एप्लीकेशन, ये तो भैया ईसीआईपीएल का रट्टा हुआ लाइन है, हर एप्लीकेशन में एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा और उसकी फीस भी होगी, जो कि यहाँ पे बताया हुआ नहीं है। डन एवरीवन। Where a license is granted under the direction, ROC may direct the applicant to deposit the amount of royalty। यहाँ पे देखो ओनर के साथ तो गलत नहीं होना चाहिए, जिसने उस सामान को बनाया, जिसने उस वर्क को बनाया है, गाने को लिखा है, किताब को लिखा है, उसके साथ तो गलत नहीं होना चाहिए। तो उस थर्ड पार्टी को बोला जा रहा है कि हम आपको कंपलसरी लाइसेंस तो दे रहे हैं, लेकिन आप एक रॉयल्टी यहाँ पे, पैसा यहाँ पे आप जमा करो। क्लियर हुआ। अगर ओरिजिनल ओनर यहाँ पे डेड है, मर चुका है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा बेटा, इफ इट कंसिडर दैट पब्लिकेशन इफ डिजायरेबल इन द नेशनल इंटरेस्ट, अगर उसको छापना, उसे लोगों के सामने लाना बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे हायर एग्जीक्यूटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ये जो है इनसे को बोला जाएगा कि आप पब्लिश करो। गॉट इट एवरीवन। और फिर अगर वो पब्लिश नहीं करते तो अगेन किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाएगा, और वो थर्ड पार्टी इन लोगों को क्या दे देगी बेटा, रॉयल्टी। क्या दे देगी बेटा, रॉयल्टी। अगेन सिमिलर बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं है। क्या लाइसेंस टर्मिनेट भी हो सकता है 32B के अंदर? हाँ बेटा, लाइसेंस टर्मिनेट भी हो सकता है। अगर मान लो किसी थर्ड पार्टी को हमने लाइसेंस दिया, पर वो खुद क्या कर रहा है बेटा, अनरीजनेबल प्राइस चार्ज कर रहा है, या कोई और व्यक्ति है जो रीजनेबली प्राइस चार्ज करके उसे इंडिया में बेच रहा है, तो वो किसी फोर्थ पार्टी को दे देंगे, थर्ड पार्टी से फिर अपन छीन लेंगे। पर थर्ड पार्टी से छीनने के पहले कम से कम उसे 3 महीने का नोटिस यहाँ पे दिया जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कि थर्ड पार्टी को अगर बोलें कि आप जाओ और जाकर इस वर्क को छापो, लोगों के सामने लेकर आओ, पर वो उस किताब को 1500 में छाप रहा है, और सेम कंटेंट लेकर कोई चौथा पर्सन है जो कि उसे 1000 रुपए में छाप रहा है, तो चौथे पर्सन को यहाँ पे दे देंगे और तीसरे पर्सन से वो लाइसेंस हटा देंगे। क्या ये बात समझ में आई? यानी लोगों का अल्टीमेटली भला होना चाहिए, क्योंकि इसको लाया ही क्यों गया, कॉपीराइट को लाया क्यों गया, ताकि लोगों का भला हो। गॉट इट एवरीवन? लिखिए सेक्शन 30, वॉलेंट्री कॉपीराइट लाइसेंस, या वॉलेंट्री लाइसेंस अगर आप लिखेंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, ओनर ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोस्पेक्टिव वर्क, ओनर ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोस्पेक्टिव वर्क, और प्रोस्पेक्टिव वर्क कैन गिव लाइसेंस टू थर्ड पार्टी in writing by him or duly authorized agent,
or duly authorized agent. License for future work. License for future work shall only be effective when it comes into existence. When it comes into existence. तो फ्यूचर वर्क की अगर हम बात करें तो जब वो सच में दुनिया में आ जाएगा तब हम इसको दे सकते हैं, वरना हम नहीं दे सकते। गॉट इट। फिर आता है सेक्शन नंबर 31। यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? कंपल्सरी लाइसेंस। सेक्शन नंबर 31, तो एक में बेटा मर्जी से है और दूसरे वाले में बिना उसकी मर्जी के कंपल्सरी देना ही यहाँ पे पड़ रहा है। गॉट इट एवरीवन? कंपल्सरी लाइसेंस इज अ परमिशन गिवन। कंपल्सरी लाइसेंस इज अ परमिशन गिवन is a permission given to third party is a permission given to third party to publish the work of copywriter owner, to publish the work of copyright owner। कि भैया अब तुम तो कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो किसी और को दे देते हैं भैया। गॉट इट? कोई तो यूज करे उसको। एप्लीकेशन शैल बी मेड, application shall be made in prescribed form along with fees, in prescribed form along with fees। It is given in case of, it is given in case of work which is withheld from public, which is withheld from public, and owner refuses to republish, refuses to republish। Section 31A, commercial court after making an inquiry, after making an inquiry shall give the license to, shall give the license to person who is making application, who is making application and direct the registrar, and direct the registrar, direct the registrar of copyright टू ग्रांट द लाइसेंस। तो ग्रांट कौन करेगा बेटा? आरओसी करेगा, है ना, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। कंपनी नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। लेकिन उसके बारे में बोलेगा कौन, करने कौन बोलेगा बेटा? कमर्शियल कोर्ट। कौन करने बोलेगा? कमर्शियल कोर्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर इसके बाद 31B के अंदर, सॉरी 32B के अंदर फिर बात की गई है बेटा टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस की। टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस, termination of license। If after granting, if after granting the license it is found that same work is translated in same language, is translated in same language at more reasonable price। मतलब देखो अलग अलग लैंग्वेज का ना प्राइस अलग अलग होता है, क्योंकि तो लैंग्वेज भी सेम है, मैटर भी सेम है, इन और प्राइस भी ज्यादा बेटर है, तो फिर इसका लाइसेंस कैंसिल करके दूसरे को दे देंगे।
in more reasonable price, then license shall be terminated. Then license shall be terminated. Then license shall be terminated. Done, everyone? However, such termination shall only take effect after 3 months of giving नोटिस इन राइटिंग। तो एक बार पहले आप सामने वाले को मौका दे दो भैया, ठीक है, तभी उसके बाद ही आपके टर्मिनेशन होगा, वरना ये टर्मिनेशन नहीं होगा। अब सेक्शन नंबर 31D के बारे में बात करते हैं। ये ना एकदम हटके एक्चुअली, दैट इज वाई मैं इसके बारे में थोड़ा अलग से डील करना चाहता था। 31D के बारे में ना अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये लाइसेंस से हट जा रहा है। ये बेसिकली बात कर रहा है कि अगर आप कोई ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली जो भी ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे अभी फीफा हो रहा है, तो फीफा हो रहा है यूरोप में, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टार है, सोनी है, वो हमारे इंडिया में इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। तो कोई ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो भी चाहे ना, तो किसी स्टैट्यूटरी लाइसेंस बोलते हैं इसको, तीसरा लाइसेंस बताता है स्टैचू, किसी लॉ के थ्रू। तो किसी लॉ के थ्रू ना इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर रेट फिक्स कर लेंगे, अमाउंट फिक्स कर लेंगे, उस अमाउंट के हिसाब से बेटा क्या दिया जाएगा, यहाँ पे रॉयल्टी दिया जाएगा, और ये लोग ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग है ना, वो जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का अलग होगा, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का अलग होगा, हर ब्रॉडकास्टिंग का अलग अलग है, तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे रेट बताया जाएगा। गॉट इट एवरीवन? तो यहाँ पे रिलेटेड है बेटा किससे, लिटरेरी म्यूजिकल वर्क या साउंड रिकॉर्डिंग से। ये स्टैट्यूटरी लाइसेंस है बेटा, ये सबसे अलग है ना, स्टैट्यूटरी लाइसेंस। जैसे आईपीएल है, अब आईपीएल का शो कौन कर रहा है बेटा, ये जियो हॉटस्टार कर रहा है। तो इन्होंने क्या लिया होगा, इन्होंने बीसीसीआई से क्या लिया होगा बेटा, लाइसेंस लिया होगा कि ये लो पैसा, और ये जो आईपीएल है अब इसको हम दिखाएंगे फॉर ब्रॉडकास्टिंग, फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आज की डेट में ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन हो गया बेटा, एग्जाम्पल जियो हॉटस्टार, एग्जाम्पल जियो हॉटस्टार। desirous of communicating to public, desirous of communicating to the public, shall give notice, shall give prior notice बोलना चाहिए, and pay the owner, and pay the owner his royalties, pay the owner his royalties at the rate फिक्स्ड बाय कमर्शियल कोर्ट, एट द रेट फिक्स्ड बाय कमर्शियल कोर्ट। अभी भी तो कितना तमाशा चल रहा है कि फीफा वाला जो है उसका कौन करेगा। अब फीफा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है, लेकिन इसको हमारे इंडिया में कोई भी ना पब्लिश नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी लोग रात को, मतलब फीफा जो होता है वो जनरली रात को होता है, तो रात को हमारे इंडिया में देखेगा कौन। और जितना क्रेज क्रिकेट के लिए उतना क्रेज फुटबॉल के लिए है भी नहीं हमारे इंडिया में, मतलब कंपेरेटिवली कम है। अब आप बोलोगे वेस्ट बंगाल में, असम में बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो एक जगह की बात हो गई, लेकिन ओवरऑल इंडिया में बहुत कम है। जिसकी वजह से कोई भी ना इस लाइसेंस को लेना ही नहीं चाह रहा, कोई इसको छापना ही नहीं चाह रहा है, तो बड़ी दिक्कत की बात चल रही है अभी तो। टॉपिक नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा, ये है हमारा कॉपीराइट सोसाइटी। अब ये दिसंबर 25 में ऑलरेडी आया हुआ है, तो जून 26 में आने का चांस इसका ना के बराबर है। कॉपीराइट सोसाइटी होता क्या है बेटा, ये कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी होती है बेसिकली, जिसका ये काम होता है कि जितनी भी फीस है, जहां जहां पे लाइसेंस दिए उन लोग से जो जो रॉयल्टी है, जो जो पैसा, उसको कलेक्ट करके लाना ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर। क्योंकि जो ओनर है, जैसे मूवी स्टार्स है, आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर है, ये लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो इन लोगों के बदले कोई प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, जो इनके बदले जा जाकर ना ये सारे लॉ की चीज़ों को देखे, रिन्यूअल कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, और फिर जो भी फीस वगैरह है वो भी बढ़िया से कलेक्शन करके लाए। तो देखिए क्या बोल रहा है, इट इज़ अ, पहले इसके बारे में लिख रहे हैं अपन, इट इज़ अ रजिस्टर्ड कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। आपको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है।
रजिस्टर्ड कलेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, कलेक्ट भी करोगे आप पैसा और मैनेज भी करोगे आप पैसा। एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी formed under section 33, formed under section 33 of Copyright Act 1957, of Copyright Act 1957। पहला, it is created या formed by authors and other owners, ऑथर्स एंड अदर ओनर्स, जिन्होंने वर्क क्रिएट किया उसको ऑथर बोलते हैं। अब ये ऑथर ने किसी को बेच दिया, साइन कर दिया, तो वो उनको अदर ओनर्स बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है। इट इज अ लीगल बॉडी दैट, it is a legal body that has following functions, following functions। सबसे पहला, issue license under section 30, issue license under section 30, collect fees, collect fees against the license, डिस्ट्रीब्यूट सच फीस। अब वो बांटना भी तो पड़ेगा क्योंकि वो अपने लिए थोड़ी है, वो तो उनके बिहाफ पे ले रहा है। डिस्ट्रीब्यूट सच फीस, परफॉर्म अदर फंक्शंस, प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। तो ये आखिरी वाला तो भैया मसाला है, कहीं भी आप डाल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। परफॉर्म अदर फंक्शन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, ये आप ज्यादातर चीजों में ना आप डाल ही सकते हो वैसे भी। एक सेकंड बस पानी पी लूं यार। आगे आ जाइए। सेक्शन 33 के अंदर इनको रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बातें बोली गई है? सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन या ऑप्शनल नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, पहली बात तो ये हो गई। अब रजिस्ट्रेशन भी आपको ऐसे ही नहीं दे देंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फैक्टर्स को देखेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट shall take into account, shall take into account following factors, following factors before granting registration, before granting registration। रजिस्ट्रेशन देने के पहले वो कुछ फैक्टर्स को यहाँ पे कंसिडर करेगा। कौन से हैं वो फैक्टर्स? सबसे पहला, इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ, इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स एंड ऑथर्स, ओनर्स एंड ऑथर्स, it is in interest of, it is in, it is in interest and convenience of public, interest and convenience of public, the ability and competence of professional, the ability and competence of professional, the ability and competence of professional। डन। अगला, registration shall be, registration shall be for a period of 5 years, for a period of 5 years and have to be renewed periodically, and have to be renewed periodically। क्या बोल रहा है बेटा कि एक तो 5 साल के लिए होगा और आपको हर 5-5 साल में इसको बार बार रिन्यू करते रहना पड़ेगा। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी सेक्शन नंबर 34 के अंदर वो सारे फंक्शन लिखे हुए थे। ये सारे फंक्शन कहाँ लिखे हुए हैं? सेक्शन नंबर 34 में थे, तो हमारा ऑलरेडी हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमारे कॉर्पोरेट सोसाइटी वाला काम खत्म हो गया। अब टॉपिक नंबर आ जाएगा 4, और ये जो टॉपिक नंबर होगा इसके अंदर अपन लिखेंगे मिसलेनियस। 2-3 बातें बस बची है, जैसे ब्रॉडकास्ट, रिप्रोडक्शन राइट, मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मर, वो हमारा हो गया, तो हमारा कॉपीराइट का पूरा किस्सा खत्म। गॉट इट?
चलिए, अब इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है बेटा ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट। सिंपल सी बात है, जो भी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जब इसको खरीदती है तो 25 साल के लिए इनके पास रहता है। 25 साल तक इन लोगों को टीवी में एक ही पिक्चर दिखा दिखा के बोर करते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी सुना होगा सूर्यवंशम, आप लोगों ने मूवी सुनी होगी नायक, ठीक है, जिसमें एक दिन का सीएम बनता है। क्या आपको मालूम है ये दोनों ही पिक्चरें फ्लॉप थी, एकदम फ्लॉप। जब ये थिएटर में रिलीज हुई तो फ्लॉप हो गई, लेकिन जब इसको ब्रॉडकास्टर्स ने खरीदा और उसको हर संडे 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 दिखाने लग गए, हीरा ठाकुर ने खीर खाया खून की उल्टी की, आज वो मीम बन गया है भाई। तो लोगों ने उसको इतना दिखाया सोनी वालों ने, स्टार वालों ने, कि कहीं ना कहीं वो लोगों के दिमाग में बैठ गया। तो यही है बेटा ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट। इन लोग क्या करते हैं, किसी प्रोड्यूसर के पास जाते हैं और उनकी मूवी को खरीद लेते हैं और फिर अपने चैनल में दिखाते हैं। तो ये जो राइट होता है कितने साल का होता है, 25 साल का होता है। और इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है, इट इंक्लूड्स रीब्रॉडकास्टिंग द ब्रॉडकास्ट। रीब्रॉडकास्ट करो मतलब एक ही चीज को वापस दिखाओ, रीब्रॉडकास्टिंग द ब्रॉडकास्ट causes to be heard or seen by public। लोगों को दिखाओ। कई बार क्लिप काट के भी इसको चलाते हैं, कई सारे सीन्स को चलाते हैं ना, आप लोग देखना। जैसे अब वो जो मीम फेमस हो गया अक्षय कुमार का, वो हेरा फेरी से ऐसे देखने वाला, अब वो भी देखिए, उसको भी तो इन्होंने यूज किया है लोग ताकि बार बार उसे देखें। मेक एनी साउंड या विजुअल रिकॉर्डिंग, मेक एनी साउंड और विजुअल रिकॉर्डिंग, ठीक है। पॉइंट नंबर डी, सेल और गिव ऑन रेंटल, सेल और गिव ऑन रेंटल। तो ये सारे इनके पास राइट है जिनसे वो पैसा कमा सकते हैं। तो ये प्रोड्यूसर को तो दे दिए मान लो 10 लाख रुपए, अब वो, अब इनका ऊपर है कि ये लोग टीवी में कितने बार दिखाते हैं। जितने बार टीवी में दिखाएंगे उतना टीवी के बीच बीच में जो ऐड आता है ना उससे उनकी कमाई होती है। आपको लगता होगा ना टीवी में कैसे कमाते हैं लोग। तो एक मूवी जब दिखाते हैं तो बीच में जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, उस एडवर्टाइजमेंट वाले लोगों को पैसा देते हैं। उस तरीके से इनका एक रिलेशन चलता है, उस हिसाब से लोग पैसा कमाते हैं। दूसरा होता है बेटा परफॉर्मर्स राइट। अब परफॉर्मर्स राइट जो है वो 50 साल के लिए है, इसका जस्ट डबल, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस मूवी में काम किया तो अब वो बाहर जाकर अपने ऐड को रिएक्ट कर सकते हैं, बार बार दिखा सकते हैं। ये सारा के इनके पास परफॉर्मर राइट रहता है। सेक्शन नंबर 38, अगर मैं इसका टर्म बताऊं तो इसका टर्म होता है 50 ईयर्स, ठीक है। किसके पास होता है, वेयर एनी परफॉर्मर, वेयर एनी परफॉर्मर appear or engage in any performance, appears or engages in any performance, engages in any performance। तो अगर कोई परफॉर्मर है जो किसी में परफॉर्म किया है, कोई एक्टर है जिसने कोई मूवी की है, तो उसके पास क्या रहेगा बेटा, एक तरीके का परफॉर्मर राइट रहेगा। गॉट इट एवरीवन। तीसरा आ जाता है बेटा आपका मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मर, मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मर। मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मर के बारे में ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के समझा दिया है आप लोग को, कि कभी भी कोई आपने बस असाइन भी कर दिया है ना, अगर किसी को आपने बेच भी दिया है तो भी वो आपके रेपुटेशन को डैमेज नहीं कर सकता, ठीक है। लिखिए, इट इज द राइट ऑफ द ऑथर, इट इज द राइट ऑफ द ऑथर टू क्लेम डैमेजेस, टू क्लेम डैमेजेस, टू क्लेम डैमेजेस फॉर एनी डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन, मॉडिफिकेशन, म्यूटिलेशन, इन सबका मतलब बेसिकली खराब करना ही होता है ना, आपकी किसी भी चीज को खराब करना। म्यूटिलेशन, मॉडिफिकेशन, in relation to work, in relation to work which results into, which results into damage to honor और reputation, damage to honor और reputation। अभी जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
फाल्गुनी पाठक जी हैं जो बहुत अच्छा गरबे अरबे का गाना उन्होंने गाया था। और उसी गरबे के गाने को ना एक वो सिंगर है नेहा करके, उनका नाम मुझे पूरा याद नहीं है, तो उन्होंने उसी को रिक्रिएट किया। तो लिटरली उन्होंने केस कर दिया था कि तुमने भाई मेरे गाने की धज्जियां उड़ा दी है। मैंने जिस तरीके से गाना गाया और तुमने जिस तरीके से गाना गाया उससे मेरा पूरा ऑनर रेपुटेशन यहाँ पे खराब हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या एक्सरसाइज किया बेटा, मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मर। क्या एक्सरसाइज किया? मॉरल राइट ऑफ परफॉर्मर। अब कॉपीराइट इन केस ऑफ फॉरेन वर्क, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं केस स्टडी बन के आ सकता है। इन केस ऑफ फॉरेन वर्क, अब इसका क्या मतलब है बेटा, कि अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश का कोई काम है तो क्या उसका भी हम प्रोटेक्शन करेंगे? इंडिया वाले कर सकते हैं अगर उस देश में हमारे वर्क का भी प्रोटेक्शन होता है। यानी टिट फॉर टैट वाली बात है, तुम हमारे वर्क को प्रोटेक्ट करो, हम तुम्हारे वर्क को प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? इट अप्लाइज टू ऑल दोस वर्क, all those work which are originated in foreign country, originated in foreign country, आगे protection will be given to them, protection will be given to them on reciprocal basis, on reciprocal basis. If the foreign country, if the foreign country protects the right of, protects the work of India, Copyright Act will give protection to, will give protection to वर्क ऑफ फॉरेन कंट्री। तो अगर हमने उनको बचाना है तो भैया उनको भी हमें बचाना पड़ेगा। भैया यहाँ पे टिट फॉर टैट चलता है, कोई यहाँ पे मेहरबानी वगैरह नहीं चलेगी। कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन में ऐसा कोई भी खास बात नहीं है, जो भी आप लोगों ने पेटेंट ट्रेडमार्क में पढ़ा है लगभग आप देखेंगे कि उसी तरीके की चीज़ है कि पहले आप एप्लीकेशन दो फिर उसका एग्जामिनेशन होगा। तो अगर आपने उन चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा है तो यहाँ पे आपको तकलीफ नहीं होगी। बाकी मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे होगा बेटा फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। पहले आप एप्लीकेशन फाइल करें, यहाँ पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है बट सभी लोग ऑनलाइन ही करते हैं आज की डेट में। फिर आपको यहाँ पे एक डायरी नंबर इशू होता है। जैसे टोकन नंबर होता है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे डायरी नंबर इशू होता है कि भैया आपका ये नंबर है, अगली बार जब आप आओगे तो आप अपना नाम मत बताना, ये टोकन नंबर बताना, हम आपको बता देंगे आपका मामला कहाँ तक आगे बढ़ा है। ये एक तरीके का टोकन नंबर होता है। जैसे हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, तो हमको टोकन नंबर दे देता है। तो वो आपको हमको ये नहीं बोलता रवि आ जाओ, कोमल आ जाओ, शाम आ जाओ। वो हमको क्या बोलता है, नंबर 2, नंबर 10। तो 10 वाले को समझ में आ गया कि 11वें का अगला नंबर है, मतलब 11वें को समझ में आ गया कि अगला नंबर मेरा है। तो इस तरीके से इशू होता है। फिर 30 डेज का बेटा मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है। 30 डेज मैंडेटरी वेटिंग पीरियड, यानी उस समय पे कुछ नहीं होगा। मैंडेटरी वेटिंग पीरियड, मैंडेटरी वेटिंग पीरियड। अब यहां पे आपको ऑब्जेक्शन या तो आएगा या तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। यस, नो। तो यहाँ पे बेटा कोई अब उस पे ऑब्जेक्शन या तो करेगा या तो नहीं करेगा। स्टेप नंबर 1 हमारा एप्लीकेशन का था, डायरी नंबर इशू हो गया, 30 डेज का वेटिंग पीरियड हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी को कोई इशू है, जो एग्जामिनर वगैरह होगा उनको अगर कोई इशू होगा तो अब क्या होगा, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? पहले डिस्क्रिपेंसी लेटर होगा, सॉरी, डिस्क्रिपेंसी लेटर होगा, डिस्क्रिपेंसी लेटर का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। डिस्क्रिपेंसी लेटर आपको जाएगा कि देखो ये हम लोग को प्रॉब्लम है, और आप उसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, रिप्लाई, रिप्लाई ऑफ एप्लीकेंट, रिप्लाई ऑफ एप्लीकेंट। अगर ऑब्जेक्शन ही नहीं है, अगर ऑब्जेक्शन ही नहीं है फिर तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाओ कहीं ना कहीं, ठीक है। एक स्क्रूटिनी होगी,
स्क्रूटिनी होने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी, अगर यहाँ पे आप फिर से आ जाएंगे कि स्क्रूटिनी में कोई डिस्क्रिपेंसी लेटर आया क्या, अगर आया होगा तो रिप्लाई ऑफ एप्लीकेंट जाएगा। अब रिप्लाई ऑफ एप्लीकेंट के बाद या तो भैया हम यहाँ पे सेटिस्फाइड होंगे या तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो भैया सीधा डिस्क्रिपेंसी लेटर, अगर है तो फिर अगेन डिस्क्रिपेंसी लेटर, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड। अगर नॉट सेटिस्फाइड है तो भैया आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अगर सेटिस्फाइड है बेटा तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आगे बढ़ाएंगे और आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो फिर कहानी खत्म, अब आपका रजिस्ट्रेशन आपको दे देंगे। डन एवरीवन। एक चीज इसके अंदर और छोटी सी थी, ऑब्जेक्शन अगर होगा ना तो यहाँ पे नोटिस भी जाएगा बोथ पार्टीज को, नोटिस विल बी गिवन, ये भी बात आप याद रखिएगा, नोटिस विल आल्सो बी गिवन। उसके बाद डिस्क्रिपेंसी लेटर, फिर रिप्लाई ऑफ एप्लीकेंट, फिर रिप्लाई ऑफ एप्लीकेंट के बाद या तो सेटिस्फाइड या तो नॉट सेटिस्फाइड। वैसे ये रजिस्ट्रेशन बहुत काम का नहीं है। ठीक है, तो आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं। कोई और टॉपिक जो बच रहा हो तो मैं आपको उसको बता दूंगा। केस स्टडीज अलग से कवर होंगे ही बेटा, तो उसका टेंशन मत लेना। इन्फ्रिंजमेंट मैंने आपको कवर करा दिया है, एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट भी मैंने आपको कवर करा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। एक छठवां टॉपिक मैं आपको और बता देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। ये एक नया टॉपिक है, काफी ऐसा टॉपिक है जो बहुत चुपके से हमारे बुक में पड़ा हुआ है, तो शायद किसी का भी इस पे ध्यान नहीं है, तो आईसीएसआई शायद इसको पूछ ले कि किसी का ध्यान नहीं है, तो चलो यही पूछ लेते हैं, राइट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो इसको सेक्शन याद रखेंगे आप, सेक्शन नंबर क्या है हमारा, 65B। देखिए क्या लिखा है, एनी पर्सन हु नोइंगली और अननोइंगली, एनी पर्सन हु knowingly or unknowingly remove or alters any, remove or alters any right management information। राइट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है और इसको रिमूव या ऑल्टर करने से क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। विदाउट अथॉरिटी, विदाउट अथॉरिटी shall be punishable, shall be punishable with, एक तो आपका इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट कितना होगा भैया, 2 साल तक, और दूसरा फाइन। सर फाइन का कोई अमाउंट नहीं बताया, नहीं बेटा कोई अमाउंट नहीं बताया। अब यहाँ पे राइट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि अगर आप उसको छेड़ेंगे, उसको चेंज करेंगे, आप उसको अगर रिमूव कर देंगे, हटा ही देंगे, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। तो ये राइट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, आज की डेट में ना बेटा डेटा इज द की, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में डेटा है, तो ये डेटा के ऊपर बेस्ड है। टाइटल और अदर इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग द वर्क और परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाइंग द वर्क और परफॉर्मेंस। Point number two, the name of author or performer, the name of author or performer, the name or address of owner of right, the name or address of owner of right, then terms and condition for user of right, any number or code, any number or code that represents the information, that represents the information। अब ये क्या होता है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको इमेजिन करो एक फाइल है, जैसे एक फाइल है, बस इमेजिन करो। अब इस फाइल में कोई भी फाइल होता है तो उस पर क्या लिखा होता है सर, एक फाइल का टाइटल होगा कि ये फाइल किसका, जैसे प्रोजेक्ट बनाते थे ना बचपन में, तो ये क्या प्रोजेक्ट है सर, ये मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है मान लीजिए।
तो बिजनेस स्टडीज के ऊपर हमने कोई मैनेजमेंट का कोई फाइल बनाया तो वो होगा। अच्छा, इसको जिसने बनाया बाई करके नाम लिखा होगा तो वो। अच्छा, ये रहता कहाँ है, कौन से स्कूल का है, ऐसा भी कुछ लिखा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एड्रेस भी लिखा होगा। अच्छा। अच्छा, इसको फाइल को बनाया क्यों गया है, क्या होगा इस फाइल से, नंबर मिलेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा। हर फाइल के ऊपर हम रोल नंबर लिखते हैं, तो रोल नंबर एक कोड है जो ये बताता है कि ये किसका है, तो ये रोल नंबर होगा। तो इन्हीं सारी चीजों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसमें कोई भी चीज अगर आप चेंज करेंगे, रिमूव करेंगे, तो आपको क्या हो जाएगी, 2 साल तक की सजा और आपको फाइन हो जाएगा। 2 साल तक की सजा और आपको क्या हो जाएगा बेटा, फाइन। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया? आई होप आपको कॉपीराइट का एक एक पॉइंट बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन करके अपन इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, आ जाइए फटाक से आ जाइए। सबसे पहले तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपीराइट होता क्या है और कौन से वर्क प्रोटेक्टेड होते हैं। तो बेटा सेक्शन नंबर 13 के अंदर मैंने आपको बताया था, कोई किताब हो सकता है, ड्रामा, म्यूजिक हो सकता है, मूवी हो सकती है, साउंड रिकॉर्डिंग हो सकता है। ये एक लीगल टर्म है कि क्रिएटर का राइट है कि वो किसी और को इसे कॉपी करने नहीं देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक रिनोन फोटोग्राफर पब्लिश करता है एक फोटोग्राफ एनोनिमसली। एनोनिमसली, तो एनोनिमसली और फिडोनिमसली में क्या होता है बेटा, जब वो पब्लिश होता है वहां से 7 साल। लेकिन अगर ये 10 साल बाद अगर आइडेंटिटी रिवील हो जाए, आइडेंटिटी अगर एक बार रिवील हो गई तो अब तो ये एनोनिमस नहीं रहा, सबको पता ही कि ये कौन है, तो लाइफ प्लस 60 ईयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लाइफ प्लस 60 ईयर। क्यों? क्योंकि अब इसकी आइडेंटिटी पता चल गया, अभी एनोनिमस नहीं रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बेटा वीडियो मास्टर वर्सेस निशी का। यहाँ पे क्या हुआ, वीडियो मास्टर ने असाइन किया वीडियो राइट असाइन किया है किसको, निशी प्रोडक्शन को। सब्सिक्वेंटली इन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग राइट भी ले लिया। क्या बेटा, एक राइट अगर मैंने आपको दिया है तो दूसरा राइट भी आपको ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्या? द आंसर इज नो। यही बात इन्होंने सेक्शन नंबर 18 असाइनमेंट में लिखा है कि आपको कोई एक राइट अगर दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी सारे राइट भी मिल जाए। सेक्शन नंबर 18 के बारे में पहले लिखिए कि ओनर ऑफ कॉपीराइट जो है, भले वो एग्जिस्टिंग वर्क का हो या प्रोस्पेक्टिव वर्क का हो, वो अपने वर्क को असाइन कर सकता है या तो पूरा या तो कुछ पार्ट, जनरली या लिमिटेशन को लगा के, या तो पूरे टाइम के लिए या तो कुछ समय के लिए। हाउएवर फ्यूचर वर्क का असाइनमेंट तभी होगा कंप्लीट जब वो आएगा। कभी भी कोई भी असाइनमेंट में बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एक्सप्लॉइटेशन हो सके। किसका एक्सप्लॉइटेशन बेटा? असाइनर का एक्सप्लॉइटेशन हो सके। कभी भी इस तरीके से आप असाइन नहीं करेंगे कि रॉयल्टी को इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि अगेन एक्सप्लॉइटेशन हो। आगे कौन सा केस बेटा, वीडियो मास्टर से निशी प्रोडक्शन, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भैया कभी भी एक राइट का मतलब एक ही राइट होता है, दूसरे राइट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। क्लियर हुआ? अगला, मनीष ने यहाँ पे अपने कॉपीराइट ऑफ हिज बुक टू हिज नीस, अपनी नीस सुजाता को दे दिया ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मनीष यहाँ पे रिवोक करना चाहता है। क्या रिवोक ऐसे ही हो जाता है क्या? नहीं सर, रिवोक करने के लिए ना हम लोग को कमर्शियल कोर्ट में जाना पड़ता है, और कमर्शियल कोर्ट में जाने के बाद भी वो ये दो चीजें देखते हैं। एक तो हार्श नहीं होना चाहिए और कम से कम 5 साल यहाँ पे हो जाने चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, मनीष कैन सक्सेसफुली रिवोक द लाइसेंस ओनली आफ्टर 5 years ऑफ असाइनमेंट इफ ही शोज टू द बोर्ड दैट द टर्म्स वर हार्श टू द असाइनर। आगे देखिए, रोहित हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ जयपुर एंड द मैन्युस्क्रिप्ट वाज गिवन टू वरुण फॉर प्रिंटिंग। A dispute arose among the two as Rohan contended that Varun had no right to publish as there was no assignment. On the other hand, Varun argued that there was an oral agreement. क्या oral agreement या oral assignment हो सकता है क्या? The answer is no. कभी भी oral नहीं हो सकता बेटा, जब भी होगा वो written में ही होगा। Got it everyone? तो पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि क्या ये असाइनमेंट ठीक है? द आंसर इज नो। कभी भी जब भी सेक्शन नंबर 19 के हिसाब से असाइनमेंट होगा वो हमेशा किस में होना चाहिए बेटा? राइटिंग में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे राइटिंग में है क्या? द आंसर इज नो, इसलिए कंडीशन यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। आगे क्या बोल रहा है देखिए, इन केस ऑफ असाइनमेंट व्हेन विल इट डीम टू हैव लैप्स। लैप्स 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है, 1 ईयर के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है, 1 ईयर, यहाँ पे 1 ईयर वाली बात लिखनी है। फिर बेटा, व्हाट राइट्स कैन रोहित क्लेम इफ द वर्क इज यूटिलाइज्ड इन एनी अदर फॉर्म। अगर किसी और तरीके से हो रहा है तो भैया आपको तो टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिख के देते हैं हम लोग, तो उसको अपन वॉइड मान लेंगे अगर आप एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाओगे तो। कितना अच्छा क्वेश्चन, देखो सब कवर हो रहा है। क्या कोर्ट यहाँ पे रिवोक कर सकता है? रिवोक किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन रिवोक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 5 साल की बात आपको दिखानी पड़ती है। ठीक है, साथ ही वो असाइनर के अगेंस्ट जा रहा है, हार्श हो रहा है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। पर यहाँ पे तो असाइनमेंट हुआ ही नहीं क्योंकि राइटिंग में ही नहीं था, तो रिवोक करने की भी बात नहीं आती। वॉट विल द कोर्ट डू इफ इट रिसीव कंप्लेंट रिगार्डिंग असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। कोर्ट क्या कर सकता है यहाँ पे? तो 1982 के अंदर लिखा हुआ है कि कमर्शियल कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर पास करेगा सारी चीजों को देखने के बाद। रिवोक तभी करेगा जब वो सेटिस्फाइड है कि भैया ये हार्श टू द असाइनर है।
टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में 32B के अंदर दिया हुआ था बेटा कि अगर कोई और फोर्थ पर्सन, थर्ड पर्सन को देते हैं अपन, लेकिन कोई फोर्थ पार्टी अगर सेम लैंग्वेज में ज्यादा रीजनेबल प्राइस अगर दे रही है तो थर्ड पार्टी से फिर उसको ले लिया जाएगा, टर्मिनेट कर लिया जाएगा। पर टर्मिनेट करते समय ऐसे टर्मिनेट नहीं कर देंगे उठा के, कम से कम बेटा 3 मंथ्स का यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, नोटिस। 3 मंथ्स का यहाँ पे क्या जाएगा बेटा आपके पास, नोटिस। तो देखो क्या लिखा है, सेक्शन 32B ऑफ कॉपीराइट एक्ट डील्स विद टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस एंड प्रोवाइड दैट इफ एट एनी टाइम आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस द ओनर या कोई भी पब्लिशर ट्रांसलेशन एंड विच इज सब्सटेंशियली द सेम इन अ कंटेंट एट प्राइस रीजनेबली, देन यहाँ पे सामने वाले का जो राइट था जो हमने थर्ड पार्टी को दिया था वो थर्ड पार्टी का राइट यहाँ पे चला गया। उसका रीजन क्योंकि देखो ना, समझो क्या था, हमने लाइसेंस दिया है, क्यों हमने लाइसेंस इसलिए दिया क्योंकि जो कॉपीराइट ओनर था ना वो काम नहीं कर रहा था, वो ट्रांसलेशन नहीं कर रहा था, वो अपने हिसाब से छाप नहीं रहा था। हम कॉपीराइट ओनर को यहाँ पे पनिश करने के लिए दे रहे थे कि भैया तुम काम नहीं करोगे तो हम थर्ड पार्टी को दे देंगे। लेकिन अगर ये कॉपीराइट ओनर सुधर जाए और खुद ही काम करने लग जाए तो हम थर्ड पार्टी को हटा के फिर इसी को वापस से दे देंगे। यही बात बेसिकली हो रही है। ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट क्या होता है बेटा, एक स्पेशल राइट है जहाँ पे आप 25 साल तक ब्रॉडकास्ट को वापस वापस दिखा सकते हैं। गॉट इट एवरीवन, री ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, पब्लिक को आप सुना सकते हैं ऑन पेमेंट ऑफ फीस, साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं आप, और इसको सेल और रेंटल पे आप दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार के पास बेटा कोई भी रजिस्ट्रार हो या कंट्रोलर हो, एक चीज याद रखना, रजिस्ट्रार हो, कंट्रोलर हो, सीसीआई हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी अथॉरिटी हो, उनके पास एक पर्टिकुलर पावर हमेशा रहेगा, भले वो रेरा हो। जितनी भी अथॉरिटी हम ईसीआईपीएल में पढ़ते हैं, हर अथॉरिटी के पास एक पावर रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेयर। क्या बोलते हैं बेटा, डेयर। डी फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, पहले भी अपन पढ़ा चुके हैं भाई कई बार। ए फॉर एफिडेविट आप ले रहे हैं, ए फॉर अटेंडेंस पे मंगा रहे हैं, आर फॉर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई पब्लिक रिकॉर्ड, और ई फॉर आपका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो इस तरीके से डेयर आपको याद रखना है। चलो सेक्शन नंबर 52 का बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। प्रोफेसर अजय यहाँ पे रिसाइट कर रहे हैं पब्लिक में एक पोयम रविंद्रनाथ टैगोर का, क्या इससे उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है क्या? द आंसर इज नो, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्या ये इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा क्या? नो सर, ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई भी चीज को, अगर आप किसी वर्क को जो छापा गया है उसका कोई रिसाइटमेंट करते हो कोई एक्सट्रैक्ट का, तो 52 के अंदर आ जाता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरा, एबीसी पब्लिशर पब्लिश कर रहा है कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी विदाउट हिज परमिशन। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात इन्होंने क्या बोली कि पब्लिशिंग अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस विदाउट परमिशन विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। क्योंकि भैया यहाँ पे तो आपको फायदा हो सकता है, आपने पब्लिश किया, आपका पेपर ज्यादा बिकेगा, आपने कोई किताब बनाई, किताब बनाकर बेचा, इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। गॉट इट एवरीवन। रिपोर्टिंग करेंगे अगर डेली इवेंट का तो चलेगा क्या? यस। जैसे गणेश करके कोई पेंटर था, वो मर गए तो उनकी कोई पेंटिंग को यहाँ पे छापा, चलेगा क्या? यस, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट है। तो ये आपको ना अच्छे से पढ़ना है बेटा, सेक्शन नंबर 52 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 वैसा ही है, इन्फ्रिंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। फ्रांसिस इज अ वर्ल्ड फेमस सॉरी इज अ फेमस लिरिसिस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। सोना अनदर लिरिसिस्ट ने क्या किया, कॉपी कर लिया। मेंशन द कॉमनली नोन एक्ट, इन्फ्रिंजमेंट को क्या क्या बोलते हैं? आपने किसी और के काम को सेल किया, हायर किया, आपने किसी और के काम के पब्लिक को दिखा दिया। ठीक है, पब्लिक को आपने दिखा दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कॉपीज, पब्लिकली आपने एग्जिबिट कर दिया, ये सबको क्या माना जाएगा? इन्फ्रिंजमेंट। गॉट इट एवरीवन। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आपने इंजॉय भी किया होगा। गॉट इट एवरीवन। तो मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको साथ साथ में ही बताई है। असाइनमेंट मुझे लग रहा है कि इस बार जून 26 से दिसंबर 26 में आ सकता है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा स्टार्टिंग में जो भी मैंने पीपीटी से पढ़ा है वो भी आपको मिल जाएगा, उसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। गॉट इट। चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहाँ फिनिश करता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्यारे प्यारे बच्चों।